हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की बात कर रहे थे और उसमें हमने ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी एम्पलीट्यूड और ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी का एक्सप्रेशन निकाला था केवल फर्स्ट ऑर्डर तक। ओके, किसी given that at time t equal to 0 before the perturbation was switched on, the system was in some initial state I. ओके, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की जो एनर्जी आइगन स्टेट है उनमें से किसी पर्टिकुलर आइगन स्टेट आई में अगर हमारा सिस्टम था बिफोर द परटर्बेशन वाज स्विच्ड ऑन एट टाइम टी इक्वल टू 0, तो अगर टी टाइम तक परटर्बेशन हमने अप्लाई किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम किसी एफएथ स्टेट में होगा, किसी फाइनल स्टेट एफ में होगा। ओके, दैट प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द मॉड स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड AF1। फर्स्ट ऑर्डर तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, AF1 फंक्शन ऑफ टाइम का मॉड स्क्वायर, और उसका एक्सप्रेशन आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसमें एच डैश परटर्बेशन हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स एलिमेंट आता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, जिन स्टेट्स की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिनके बीच ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एक फेज फैक्टर आता है आइटा ओमेगा एफ आई। ओमेगा एफ आई इज द बोर एंगुलर फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड विद दी टू एनर्जी लेवल्स। अगर आप आई एथ और एफ एथ लेवल की बात कर रहे हैं ये, और इनकी एनर्जी ई आई और ई एफ है, तो जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी का फोटोन जो निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी हम न्यू में एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू। लेकिन अगर हम उसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस करें एच क्रॉस ओमेगा के टर्म में, तो वही डिफरेंस ओमेगा एफ आई। ओके, दिस तो ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था। अब इसका एक तरह से आप सोच सकते हैं इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, हम इसको दो केस में अप्लाई करेंगे, एक होगा कांस्टेंट परटर्बेशन केस और एक होगा हार्मोनिक परटर्बेशन केस। इनफैक्ट मैथमेटिकली दोनों केसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। कांस्टेंट वाले को पहले करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे, एक स्टेप को ढंग से देखेंगे, और हार्मोनिक में फिर वही आइडियाज़ बड़े आराम से एक्सटेंड हो जाएंगे। बाद में हार्मोनिक परटर्बेशन को यूज़ करके हम सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे। ओके, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आएंगी। वन इज़ द फर्मीज गोल्डन रूल, और एक सिलेक्शन रूल आपने सुना होगा कई जगह, होपफुली आपके केमिस्ट्री के कोर्स में या फिजिक्स में ही सिलेक्शन रूल्स की बात आती है स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ। तो वो सिलेक्शन रूल्स का ओरिजिन क्या है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जो मैं दो एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, दो केसेस की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट और हार्मोनिक परटर्बेशन। कांस्टेंट परटर्बेशन का मतलब ये है, परटर्बेशन हैमिल्टोनियन हमारा टाइम के साथ वेरी कर सकता है, लेकिन अगर वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो यह है कांस्टेंट परटर्बेशन। ओके, लेकिन आप यहाँ पे चीज़ ध्यान रखें, एच डैश अभी भी स्पेस का फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे सब जगह हम केवल टाइम डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, स्पेस डिपेंडेंस हर जगह हमने सप्रेस कर रखी है, वो है लेकिन हमने लिखा नहीं है। अदरवाइज एच डैश इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी मुझे लिखना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट परटर्बेशन का मतलब कांस्टेंट इन टाइम, टाइम के साथ परटर्बेशन चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो एच डैश टी का फंक्शन नहीं है तो वो कांस्टेंट परटर्बेशन होगा। इसी के बजाय एच डैश टी का फंक्शन तो हो, परटर्बेशन का हैमिल्टोनियन टाइम का के साथ वेरी तो हो रहा हो, लेकिन उसकी टाइम डिपेंडेंस अगर इस नेचर की हो, ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी या ई टू द पावर प्लस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, तो उसे हम कहेंगे हार्मोनिक परटर्बेशन, साइनोसोडल या हार्मोनिक परटर्बेशन। ओके ओके, और बाकी उसमें भी एक स्पेस डिपेंडेंट पार्ट हो सकता है, पर जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो केवल इस हार्मोनिक नेचर में आ रहा है। ओके, खैर जब हम इस केस को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली इस हैमिल्टोनियन के साथ एक और टर्म भी लेना पड़ेगा। परटर्बेशन हैमिल्टोनियन केवल इतना नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है, अपने आप से ये टर्म हर्मिशियन नहीं है। हैमिल्टोनियन जो है, चाहे अनपर्टर्ब्ड हो, चाहे परटर्बेशन हो, चाहे टोटल हैमिल्टोनियन, वो हर्मिशियन होना ज़रूरी है। तो इसलिए इस एच डैश का हर्मिशियन होना ज़रूरी है। ये पार्ट अपने आप में हर्मिशियन नहीं है, बट दैट विल कम टू लेटर ऑन। तो बेसिकली कांस्टेंट परटर्बेशन मतलब जब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हार्मोनिक मतलब टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट फैक्टर इस प्रकार का है। ओके, तो हार्मोनिक। तो लेट्स स्टार्ट विद दी कांस्टेंट परटर्बेशन। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसी इनिशियल स्टेट आई से किसी फाइनल स्टेट एफ में जाने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे परटर्बेशन कांस्टेंट नेचर का है। ओके, इस नेचर का है। ओके, यहाँ पे आई और एफ अभी एटलीस्ट इनिशियल डिस्कशन में आई और एफ हमारी डिस्क्रीट स्टेट्स हैं, अलग अलग हैं। ओके, कंटिन्यूस स्टेट्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट बाद में हम कंटिन्यूस स्टेट्स की बात कर सकते हैं। जैसे तो सीधे सीधे मैंने एक्सप्रेशन ले लिया, ये AF1 का। ओके, मॉड स्क्वायर बाद में कर लेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर तक जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है उसका एक्सप्रेशन ये है, 1/आइटा एच क्रॉस इंटीग्रल दिस। अब कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए एच डैश टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये पार्ट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये इंटीग्रल टाइम के ऊपर है, तो ये पार्ट टाइम इंडिपेंडेंट होने के कारण इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो सिंपली मैंने सीधे सीधे कैलकुलेशन यहाँ पे कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए कर दी है। एच डैश एफ आई जो है, एच डैश एफ आई अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एच डैश एफ आई अपने आप में एक इंटीग्रल की फॉर्म में आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। एच डैश टाइम इंडिपेंडेंट है लेकिन स्पेस डिपेंडेंट हो सकता है। इनिशियल और फाइनल जो वेव फंक्शंस हैं आपके फाई एफ स्टार और फाई आई के बीच, उसे रख के एक स्पेस इंटीग्रल बनाइए ओवर होल स्पेस। ओके, बट
द पॉइंट इज़ ये इसमें कहीं टाइम नहीं आ रहा है, क्योंकि एच डैश टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला टर्म टाइम इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया। तो इंटीग्रल के अंदर केवल बचा इंटीग्रल 0 to 2 टी ई टू द पावर आइटा ओमेगा एफ आई टी डैश डी टी डैश। और ये इंटीग्रल करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बाहर का पार्ट इतना एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल अपार्ट फ्रॉम आइटा ओमेगा एफ आई। और अगर आप लिमिट्स पुट करें, एक बार टी डैश की जगह टी, एक बार 0, तो आपको ये फैक्टर मिलता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर तक जो हमारा कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो ये रहा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का मॉड स्क्वायर करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसका मॉड स्क्वायर करूँ, ओके, इसका मॉड स्क्वायर कैसे करेंगे वैसे आपको पता होना चाहिए, बट मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में जस्ट शो करने के लिए कर रखी है। ये वाला पार्ट जो है ई टू द पावर आइटा थीटा -1 टाइप का है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ओके, जब आप इसका मॉड स्क्वायर लेंगे एच डैश एफ आई का मॉड स्क्वायर हो जाएगा। एच डैश एफ आई हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, ओके, एच डैश एफ आई का मॉड स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एच क्रॉस ओमेगा इसका मॉड स्क्वायर इतना हो जाएगा। लेकिन ई टू द पावर आइटा थीटा -1 का मॉड स्क्वायर कितना होता है? तो माना z बराबर ई टू द पावर आइटा थीटा है, तो उसको आप रियल और इमेजिनरी पार्ट लें इसके, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो कुल मिला के इस क्वांटिटी का जो रियल पार्ट है उसमें कॉस थीटा और साथ में 1, तो कॉस थीटा -1 रियल पार्ट और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट। तो अब आप इसका मॉड स्क्वायर लें तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फाइनली 2 - 2 कॉस थीटा बनता है। और 2 - 2 कॉस थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से cos 2a का फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करके आप इसे 4 sin स्क्वायर थीटा 2/2 के बराबर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास थीटा आई की जगह ओमेगा एफ आई टी है, तो ये अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो एक 4 का फैक्टर और साइन स्क्वायर और थीटा की जगह ओमेगा एफ आई टी और उसका हाफ, ओके दिस। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। सिंपल 2 लाइन की कैलकुलेशन में कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, एच डैश वाला टर्म इंटीग्रल से बाहर आ गया, बाकी इंटीग्रल इवेल्युएट किया, बाद में उसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो है ड्यू टू अ कांस्टेंट का मतलब इन टाइम के साथ अगर हमारा परटर्बेशन कांस्टेंट है तो उस परटर्बेशन के कारण, कांस्टेंट परटर्बेशन के कारण किसी आयत और एफएथ स्टेट के बीच की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसका एक्सप्रेशन ये रहा, ओके। यहाँ पे एक चीज़ जस्ट रिमाइंड करा दूँ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं आयत से एफएथ की प्रोबेबिलिटी या एफएथ से आयत की प्रोबेबिलिटी अगर आप दोनों कैलकुलेट करें, माना इनिशियल स्टेट आई थी और तब एफ में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा केस ऐसा हो सकता है इनिशियल स्टेट एफ हो और परटर्बेशन वही वाला है, एच डैश परटर्बेशन ही है और टी टाइम तक ही ऑपरेट किया, तो फिर आयत स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। दोनों एक्सप्रेशन में क्या चेंज होता? आई की जगह एफ की जगह आई, लेकिन आई की जगह अगर आप एफ रखें तो ओमेगा आई एफ और ओमेगा एफ आई में क्या रिलेशन है? एक दूसरे के नेगेटिव है, एक ई एफ माइनस ई आई ओवर एच क्रॉस है, एक ई आई माइनस ई एफ ओवर एच क्रॉस। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर के अंदर है, अगर केवल साइन होता, साइन ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से एक माइनस साइन आता, पर स्क्वायर के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ओमेगा एफ आई का स्क्वायर है तो ओमेगा एफ आई का स्क्वायर लिखो, चाहे ओमेगा आई एफ का स्क्वायर। मतलब चाहे मैं आई टू एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ चाहे एफ टू आई की, ये फैक्टर और ये फैक्टर की वैल्यू तो सेम रह रही है। और एच डैश एफ आई की जगह वहाँ पे हो जाएगा एच डैश आई एफ। एच डैश आई एफ और एच डैश एफ आई एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, तो मॉड स्क्वायर लेने पे वो पार्ट भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एवरीथिंग बैलेंसेस, मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये केवल आई टू एफ नहीं है, अगर एफ टू आई की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आप भी निकालते, सिस्टम इनिशियली एफएथ स्टेट में होता और तब उसके आयत स्टेट में पाए जाने की जो चांस है, ओके, वो प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्या बनती? सेम बनती। दिस इज समथिंग लाइक कॉल्ड दी प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस जिसे कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके दिस। थोड़ा सी इस तरह का एक चीज़ हम बाद में जहाँ आइंस्टीन्स कोफिशिएंट इवेलुएट करेंगे वहाँ पे भी हमारे पास इस तरह की चीज़ आएगी कि यहाँ ए से बी की प्रोबेबिलिटी जंप करने की और बी से ए में जंप करने की प्रोबेबिलिटीज़ बराबर बन रही हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, सिलेक्शन रूल, ओके। यहीं पे से आप सिलेक्शन रूल्स का ओरिजिन देख सकते हैं। ये सिलेक्शन रूल केवल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के दायरे में हम बात कर रहे हैं, पर सिलेक्शन रूल्स का ओरिजिन ऐसा ही होता है। सिलेक्शन रूल क्या है? आप इस प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन को देखिए। माना आपकी आयत और एफएथ स्टेट ऐसी हैं कि एच डैश एफ आई जो टर्म बन रहा है वो जीरो है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एच डैश जीरो है, एच डैश एफ आई का मतलब इस तरह का एक इंटीग्रल होता है, और इस तरह का इंटीग्रल किसी पर्टिकुलर आयत और एफएथ स्टेट के लिए जीरो हो सकता है। ये आप लोग ध्यान करें, जब हम जीमान और स्टार की इफेक्ट इवेल्युएट कर रहे थे तो बहुत सारी स्टेट्स के लिए इस तरह के जो हमारे टर्म्स थे, परटर्बेशन मैट्रिक्स का जो टर्म था बिटवीन सम गिवन स्टेट्स, ये जीरो बन रहा था। तो ऐसा हो सकता है, हर स्टेट पेयर के लिए नहीं, पर फॉर सम स्पेसिफिक स्टेट पेयर्स ये टर्म जीरो हो सकता है, मैट्रिक्स एलिमेंट। तो अगर सोचिए, माना आयत और एफएथ स्टेट ऐसी हैं कि उनके लिए एच डैश एफ आई जीरो बना, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? जीरो। बाकी फैक्टर्स नॉन जीरो हैं, लेकिन ये फैक्टर अगर जीरो हो जाए तो मतलब आई से एफ में जंप करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। इफ़ एच डैश एफ आई इज इक्वल टू जीरो फॉर सम सेट ऑफ स्टेट्स आई एंड एफ,
दैट इट मीन्स दैट इज़ नो ट्रांजिशन कैन अकर, कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकता है एटलीस्ट एट फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, ये आप ध्यान रखें, ये कैलकुलेशन हम केवल फर्स्ट ऑर्डर में कर रहे हैं। हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में ट्रांजिशन पॉसिबल ना हो, सेकंड ऑर्डर में ट्रांजिशन पॉसिबल फिर भी हो सकता है। सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन आप लोग कल का वो पिछला लेक्चर ध्यान कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन का मतलब होता है आई स्टेट से एफ में सीधे सीधे जंप करने की प्रॉबिलिटी, और सेकंड ऑर्डर में ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, आई से पहले किसी इंटरमीडिएट स्टेट एन में जंप करने की प्रॉबिलिटी इनटू एन से फिर एफ स्टेट में जंप करने की प्रॉबिलिटी। इनके प्रोडक्ट से जो टर्म बनता है वो सेकंड ऑर्डर प्रॉबिलिटी को दर्शाता है, सेकंड ऑर्डर प्रॉबिलिटी एम्पलीट्यूड और फिर उसका मॉड स्क्वायर। तो लेकिन पहले इसी को देखें, माना इसी से हमारी टोटल प्रॉबिलिटी ऑफ जंप मिल रही है, तो अगर मैट्रिक्स एलिमेंट ये वाला जीरो हो जाएगा तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी जीरो। यही चीज़ को हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। मतलब सिलेक्शन के बजाय पहले यहाँ पे हम उसे बोलें फॉरबिडन कहें, अगर जो टर्म मैं यूज़ करूँगा पहले फॉरबिडन ट्रांजिशन कहूँगा। मतलब अगर एच डैश एफ आई माना किसी पर्टिकुलर आयत और एफ एथ स्टेट के लिए जीरो है, तो उस आयत और एफ एथ स्टेट के बीच एच डैश पर्टर्बेशन के कारण तो ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। एच डैश पर्टर्बेशन आपको आयत स्टेट से एफ एथ स्टेट में ट्रांजिट करा के नहीं ले जा सकता है, ओके, एटलीस्ट एज दी फर्स्ट ऑर्डर। सो उसे हम कहेंगे ये वाला ट्रांजिशन इज़ फॉरबिडन अंडर एच डैश। एच डैश के प्रभाव के कारण ये वाला ट्रांजिशन तो नहीं हो सकता, ये क्या है, फॉरबिडन है, इस पर रोक लगी हुई है। अगेन मैंने यहाँ पे रिमाइंड कराने के लिए एट फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, ये सब हम फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेशन के दायरे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में तो ये नहीं है, ठीक है। जो ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर में प्रोहिबिटेड है इस टर्म के जीरो होने के कारण, ऐसा संभव है कि वो ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्डर में हो सकता है। सेकेंड ऑर्डर के ट्रांजिशन में याद कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के ट्रांजिशन में जो मैट्रिक्स टर्म आता है एच डैश एफ आई, और सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में जो टर्म्स आते हैं एक एच डैश एन आई टाइप का आता है और एक फिर एच डैश एफ एन, मतलब आई से एन में जंप और एन से एफ में। पर्टर्बेशन आई को एन से कनेक्ट करता है और एन को एफ से। तो सेकेंड ऑर्डर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला टर्म भी नॉन जीरो हो और ये वाला टर्म भी नॉन जीरो, तो सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी स्टिल सर्वाइव कर सकती है। फर्स्ट ऑर्डर में अगर ट्रांजिशन फॉरबिडन भी है, अगर ये टर्म जीरो भी है कोई पर्टिकुलर आई और एफ की वैल्यू के लिए, तो तभी भी वो ट्रांजिशन केवल फर्स्ट ऑर्डर में फॉरबिडन है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में वो ट्रांजिशन स्टिल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैथमेटिकली सेकंड ऑर्डर में भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जीरो बने, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होंगी, बट ऐसा भी हो सकता है मैथमेटिकली, अगर इस तरह के सारे मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो हैं, आई के किसी भी एन के साथ या एन का किसी भी एफ के साथ, इस तरह के सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो सेकंड ऑर्डर में भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जीरो बन सकती है। दिस में हैपन, ओके। तो सेकंड ऑर्डर में भी, लेकिन आप जानते हैं सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वैसे ही बहुत वीक होती है। माना कोई ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर में फॉरबिडन है, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं हो सकता है वो ट्रांजिशन, डायरेक्ट जंप आई से एफ में नहीं हो सकती है, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपका इंटरमीडिएट स्टेट के जरिए एनएथ किसी स्टेट के जरिए आई से एन में और एन से एफ में जंप हो जाए। लेकिन आप ये जानते हैं सेकंड ऑर्डर की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है। रीज़न, एच डैश के मैट्रिक्स एलिमेंट्स बहुत स्मॉल हैं, तो इसमें एच डैश का स्क्वायर आता है। इनफैक्ट एच डैश का स्क्वायर तो केवल एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में आता है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में तो एच डैश की पावर 4 आएगी, मैट्रिक्स एलिमेंट के 4 टर्म्स आएंगे, तो अगर हर एक टर्म बहुत स्मॉल है तो ये प्रोबेबिलिटी वैसे भी बहुत स्मॉल होगी। तो आपको ये सोचना है ये फॉरबिडन टर्म हमने बहुत गलत यूज़ नहीं किया है। अगर फर्स्ट ऑर्डर में कोई ट्रांजिशन फॉरबिडन है तो मोस्टली आप उसे सोच सकते हैं वो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। वैसे सही आंसर ये है, हो सकता है सेकेंड ऑर्डर में हो, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि वो लगभग ना के बराबर होगा, और फिर इस आइडिया को आप आगे भी ले जा सकते हैं। हो सकता है कोई ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों में फॉरबिडन हो, दोनों में प्रोहिबिटेड हो, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो ट्रांजिशन थर्ड ऑर्डर में पॉसिबल हो रहा हो। पर अगेन थर्ड ऑर्डर का ट्रांजिशन है तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड में एच डैश मैट्रिक्स एलिमेंट के 3 टर्म्स आएंगे और फिर प्रोबेबिलिटी में उसका स्क्वायर 6 टर्म्स आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी थर्ड ऑर्डर में तो और भी स्मॉल हो जाएगी। तो सक्सेसिवली आप हर ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन तक बात कर सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है इस आयत और इस एफ एथ स्टेट के बीच, ये फर्स्ट ऑर्डर में प्रोहिबिटेड है कि सेकंड ऑर्डर तक प्रोहिबिटेड है कि थर्ड ऑर्डर तक प्रोहिबिटेड। जो ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर तक प्रोहिबिटेड होगा वो सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर के जरिए हो सकता है, लेकिन तब उसके होने का चांस कम होगा। जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑर्डर में प्रोहिबिटेड है वो हो सकता है थर्ड या फोर्थ ऑर्डर पे हो, लेकिन थर्ड या फोर्थ पे होने का चांस तो और भी कम होगा। तो सक्सेसिवली, और कभी कभी ऐसे ट्रांजिशन भी हो सकते हैं जिसका जो हर ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन पे प्रोहिबिटेड हो, उस तरह के ट्रांजिशंस को हम कहते हैं कंप्लीटली फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर आपको मैथमेटिकली ये मिल रहा है कि AF1 भी जीरो है
और AF2 भी जीरो है और AF3 भी जीरो है, सारे ऑर्डर तक जो ये एम्पलीट्यूड है ये अगर जीरो है तो इसका मतलब वो वाला ट्रांजिशन तो किसी भी ऑर्डर पे नहीं होगा, कितनी भी इंटरमीडिएट स्टेप्स के जरिए उस I और उस F के बीच ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। तो उस तरह के ट्रांजिशन को आप बोलेंगे कंप्लीटली फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, तो यही चीज़ हमारा सिलेक्शन रूल है। मैथमेटिक्स हमें गाइड कर रही है, ये मैथमेटिक्स मुझे एग्जैक्टली गाइड करके बता पा रही है कि अगर मुझे परटर्बेशन का नेचर पता है तो इन प्रिंसिपल मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कौन से वाले ट्रांजिशन हो सकते हैं और कौन से वाले नहीं हो सकते हैं। नहीं होने का मतलब ये भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होंगे, या सेकंड ऑर्डर तक नहीं होंगे, या थर्ड ऑर्डर तक नहीं होंगे, या कंप्लीटली नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कंप्लीटली फॉरबिडन भी हो सकते हैं अगर दिस। तो यही चीज़ को हम जब फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, खासकर स्पेक्ट्रल लाइंस और उसके संदर्भ में, इसी चीज़ को हम सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करने की पॉसिबिलिटी है, उस परटर्बेशन द्वारा क्या ith स्टेट से fth स्टेट में सिस्टम जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसी पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। ओके दिस तो ये सिलेक्शन रूल हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्कस किए, पर आप सोच सकते हैं सिलेक्शन रूल का ओरिजिन बेसिकली यही है। अगर आप केवल फर्स्ट ऑर्डर की कैलकुलेशन को पूरी कैलकुलेशन मान रहे हैं, ये वाला टर्म अगर जीरो है किसी ith और fth स्टेट के लिए, तो इसका मतलब उनके बीच ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर में नहीं हो सकता है, वो ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर में फॉरबिडन है। और अगर ये मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो नहीं है, ये पूरा इंटीग्रल जीरो नहीं है, तो मतलब ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बनती है। ये है सिलेक्शन रूल का मतलब। ओके, लेकिन अब मैंने ये इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट के लिए भी ये जरूरी है और बाद में हमारा हार्मोनिक परटर्बेशन में भी सिमिलर एक्सप्रेशन ही आएगा ऑलमोस्ट। तो लेट्स लुक एट इट इन डिटेल। ये जो I से F में एट गिवन टाइम t जो प्रोबेबिलिटी है जंपिंग की, वो ये है जो पिछले पेज पे हमने एक्सप्रेशन निकाला था, वही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को मैंने दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में और यहाँ पे लिखा है। ओके, एक मैंने क्या किया है, ये H' अपॉन H क्रॉस स्क्वायर का फैक्टर अलग कर दिया, और ये ओमेगा FI स्क्वायर और ये 4 का फैक्टर मैं डिनोमिनेटर में ले आया, और उसको ओमेगा FI अपॉन 2 का होल स्क्वायर करके। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि साइन स्क्वायर का जो आर्गूमेंट है उसमें ओमेगा FI अपॉन 2 है, साथ में t भी है, पर ओमेगा FI अपॉन 2, तो यहाँ भी मैंने डेरिवेटिवली ओमेगा FI बिटूंगा। एक फॉर्म ये, इसको भी मैं यूज़ करूँगा, और दूसरी फॉर्म ये बाकी पार्ट को मैं सप्रेस कर सकता हूँ, इसे आप खुद देख सकते हैं। आप अगेन ध्यान कीजिए, ये साइन स्क्वायर θ/2 कहाँ से आया था, ये 1 माइनस कॉस थीटा से आया था। यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान करें, यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस थीटा से ही 2 साइन स्क्वायर θ/2 का एक्सप्रेशन बना था। 2 वगैरह के फैक्टर्स का मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ, तो वो उन फैक्टर्स के अलावा ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर जिसे θ/2 आप समझ रहे हैं, ये असल में 1 माइनस कॉस थीटा है। ओके, ये पार्ट भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेन एक्सप्रेशन ये है, लेकिन मैं कभी इस फॉर्म को भी रेफर करूँगा और कभी इसकी इस फॉर्म को भी रेफर करूँगा। पहली चीज़ तो ये है, ये एक्सप्रेशन जो है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एक तो मैट्रिक्स एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। उस जिस पर्टिकुलर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं उनके बीच मैट्रिक्स एलिमेंट कितना है, ith और fth स्टेट के बीच H' का मैट्रिक्स एलिमेंट कितना है, एक तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, सिलेक्शन रूल के टर्म में आप सोचें, अगर ये टर्म जीरो हो गया तो बाकी इनका बिहेवियर कैसा भी हो, ये तो प्रोबेबिलिटी तो बनेगी नहीं। या अगर बाकी टर्म्स अच्छा भला कंट्रीब्यूशन दे भी रहे हैं, माना अभी हम देखेंगे इन टर्म्स का कंट्रीब्यूशन घट या बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये वाला टर्म बहुत छोटा हो तो वो कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अगर ये वाला टर्म अप्रिशिएबल हो, ज़्यादा हो, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ भी सकता है। तो ये इस टर्म का रोल तो है ही है। उसके अलावा ओमेगा FI का मतलब सिंपली ओमेगा FI की जो डेफिनेशन है वो ये है, ओमेगा FI है EF माइनस EI अपॉन H क्रॉस। अब H क्रॉस तो एक कांस्टेंट है, बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बीच एनर्जी का गैप कितना है, ओमेगा FI उसको बता रहा है। एनर्जी में अगर आप माप रहे हैं तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का एनर्जी का गैप कितना है, क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट बहुत करीब है एनर्जी में, अगर करीब हैं तो ओमेगा FI स्मॉल बनेगा, दूर हैं तो ओमेगा FI ज़्यादा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है मैट्रिक्स एलिमेंट पर डिपेंड कर रही है, ओमेगा FI पर डिपेंड कर रही है, और उसके अलावा टी पे भी डिपेंड कर रही है। ये प्रोबेबिलिटी, वैसे भी प्रोबेबिलिटी टी का फंक्शन है, वो आप एक्सप्लिसिटली यहाँ देख सकते हैं। ये कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए पर्टिकुलरली हमने ये एक्सप्रेशन निकाला, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करना चाहते हैं, ये वेरिएशन इसके साथ कैसा है, इसके साथ कैसा है, इसके साथ कैसा है, उसको जरा हम स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहले एक फिगर जिसमें हम फिर से लौटेंगे, पर पहले इस फिगर को मैंने इस तरह से प्लॉट किया है। यहाँ पे ये जो फिगर आपके सामने है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का ही ग्राफ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये इस वाले टर्म को हमने सप्रेस कर दिया, किसको, मैट्रिक्स एलिमेंट को, क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्ट परटर्बेशन का नेचर नहीं दे रखा होगा और इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं दे रखी होगी, आप इस टर्म को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। आप बस इतना सोच लीजिए, इस तरह से सोचिए, ये टर्म नॉर्मली नॉन जीरो है,
किसी किसी स्टेट के लिए ये 0 हो सकता है, तब तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। पर आप सोचिए ये टर्म किसी पर्टिकुलर इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए इसको हमने इवैल्यूएट कर रखा है, इसकी कुछ वैल्यू है। इसको मैं इस तरह से करता हूँ, मतलब मैं इस प्रोबेबिलिटी के इस फंक्शन को प्लॉट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को इस चीज़ का नेचर नहीं पता, तो मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। मतलब मैं इसके अलावा जो पार्ट है उसे प्लॉट करूँगा, और इसके अलावा जो पार्ट है उसमें भी मैं h क्रॉस स्क्वायर एक कांस्टेंट है उसको भी छोड़ देता हूँ। तो यहाँ मैंने जिस चीज़ का ये फंक्शन बनाया है, जिस चीज़ का ये प्लॉट किया है, वो है 4 साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी बाई 2 और डिनोमीटर में ओमेगा एफ आई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से कुछ 2 टर्म्स को छोड़ के, मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर को छोड़ के, बाकी जो पार्ट है वो फंक्शन मैंने यहाँ प्लॉट किया है वाई एक्सिस के अलावा, और एक्स एक्सिस पे किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इतना पार्ट भी अगर आप इस फंक्शन को भी देखें ये ओमेगा एफ आई पे भी डिपेंड करता है और टी पे भी डिपेंड करता है। मैंने इसे प्लॉट किया है ओमेगा एफ आई के रेस्पेक्ट में। ओमेगा एफ आई मैंने फिर से लिखा है, ओमेगा एफ आई क्या है, ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच क्रॉस, फाइनल और इनिशियल स्टेट की जो एनर्जी का डिफरेंस है अपॉन एच क्रॉस। इस फंक्शन को शॉर्ट में मैं एफ ओमेगा एफ आई लिखूंगा। ये फंक्शन किसका है, ओमेगा एफ आई का। इस समय मैं इसे ओमेगा एफ आई के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहा हूँ। ओमेगा एफ आई के रेस्पेक्ट में प्लॉट करने का मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं, हम टी की हमने कोई वैल्यू फिक्स कर रखी है, माना टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, या टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, या टी इक्वल टू 20 सेकंड पे, किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इस फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन मैं टी की अलग अलग वैल्यू नहीं रखूंगा, एक साथ ही दिखा दूंगा। बाद में मैं टी की अलग अलग वैल्यू का क्या फ़र्क पड़ता है वो दिखाऊंगा, बट दिस ओके। ये फंक्शन ओमेगा एफ आई और टी दोनों का फंक्शन है, पर इस समय मैं इसका बिहेवियर केवल ओमेगा एफ आई के साथ कैसे वेरी करता है वो देखता हूँ, वो दिखा रहा हूँ आपको। ओके, ये फंक्शन जो है अगर आप सिंपली देखें, बेसिकली अगर ये ओमेगा एफ आई का स्क्वायर नहीं होता डिनोमीटर में, 4 तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टाइप की चीज़ थी। टी आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं तो टी कांस्टेंट है, आपने जितना भी रखा, 1 सेकंड रखा, 4 सेकंड रखा, 9, टी आपने किसी फिक्स कर दिया है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो बेसिकली ये साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई का ग्राफ था। साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई का ग्राफ अगर आप बनाएं वो ऐसा बनता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेकिन यहाँ डिनोमीटर में ओमेगा एफ आई के स्क्वायर से आप डिवाइड भी कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ ओमेगा एफ आई की जगह आप एक्स सोचें, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ये होता है, एक्स बराबर 0 पे ये, ओके, बल्कि मैंने उल्टा बना दिया, हाँ नहीं, साइन स्क्वायर एक्स का ठीक है, ओके। लेकिन इसके डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर भी है। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होने के कारण क्या होता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, और चाहे पॉजिटिव साइड में चाहे नेगेटिव साइड में, एक्स स्क्वायर आप बड़े 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 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और आप बड़े 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 नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो पीक है, इन पीक्स की हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है ये। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है, ये आपको पता होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है एज एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 होती है। साइन एक्स तो एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होता है, पर साइन एक्स अपॉन एक्स, ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन ओमेगा एफ आई अपॉन ओमेगा एफ आई का होल स्क्वायर है बेसिकली ये फंक्शन, ओके, मोर और लेस। तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग प्रोसेस से निकाला जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो इस वाले पॉइंट पे होती है 0 नहीं होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है, ओके दिस। तो ये तो बेसिकली ये साइन स्क्वायर का ही ग्राफ है, लेकिन इसे आप कह सकते हैं ये धीरे धीरे आगे जाके बहुत तेज़ी से डैम्प हो रहा है। और अगर मैं इसको एग्जैक्ट ग्राफ को बनाऊँ तो वो एग्जैक्ट ग्राफ कैसा आता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे निकालिए। x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका प्रॉपर तरीका ये होगा, ये जो फंक्शन है मेरा ये है 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी बाई 2, और डिनोमीटर कितना है, केवल ओमेगा एफ आई का स्क्वायर। मैं डिनोमीटर को भी ओमेगा एफ आई टी अपॉन 2 के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, टी बाई 2 से मल्टीप्लाई और टी बाई 2 से डिवाइड अगर करूँ, इसका एडवांटेज क्या है, ओमेगा एफ आई टी बाई 2 को अगर मैं एक्स रख दूँ अब, तो ये है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और एक 4 का फैक्टर पहले से था, 4 से 2 का स्क्वायर कैंसिल, और एक्स टेंडिंग टू 0, ओमेगा एफ आई जब 0 बनाएंगे तो ये पूरा फैक्टर भी तो 0 बनेगा, मतलब जिसे मैंने x कहा है वो फैक्टर कितना बनेगा, 0। साइन 0 अपॉन 0 की लिमिटिंग वैल्यू होती है 1, तो ये फैक्टर 1 के बराबर बन रहा है, ये 1 बना, और तब आपका बचा केवल टी स्क्वायर। मतलब x इक्वल टू 0 या ओमेगा एफ आई इक्वल टू 0 पे जो इस ग्राफ की हाइट है, जो वैल्यू है फंक्शन की, वो टी स्क्वायर के बराबर है, लिमिटिंग प्रोसीजर से दिस, ओके। उसको आप यहाँ से बड़े आराम से समझ सकते हैं। इस पार्ट को हमने अलग कर दिया, हमने केवल ये वाला पार्ट, इसीलिए मैंने इस फंक्शन को इस तरह से लिखा था, मैं केवल इस पार्ट को प्लॉट कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट केवल इसको प्लॉट करने में है। तो इसको प्लॉट करने के लिए टी बाई 2, टी के फैक्टर से इस फॉर्म में टी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, लिमिटिंग प्रोसीजर से ये जो फैक्टर बना इसकी वैल्यू 1 और बाकी बचा टी स्क्वायर। तो ओमेगा एफ आई इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा एफ आई इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू टी स्क्वायर।
मतलब इसे हम कहते हैं द हाइट ऑफ द मेन पीक, इसे हम मेन पीक कहेंगे, द हाइट ऑफ द मेन पीक इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, दूसरा, अगर आप ओमेगा एफ आई की जगह प्लस माइनस 2π/2 रखें, सीधे सीधे अब आप सीधे सीधे कर सकते हैं, क्योंकि अब ओमेगा एफ आई की वैल्यू जीरो का इशू नहीं है, जीरो से डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो हमें लिमिटिंग प्रोसीजर से काम करना पड़ता है, लेकिन बाकी वैल्यूज़ पे ये टर्म फाइनाइट है। ओमेगा एफ आई की जगह अगर प्लस या माइनस 2π/t आप रखें तो t से t कैंसिल होगा, 2π/2 पाई, और साइन पाई होता है जीरो, तो मतलब प्लस या माइनस 2π/t पे ये फंक्शन मैक्सिमम से गिरते गिरते कितना हो जाएगा, जीरो। और ऐसा ही 4π/t और 6π/t भी होगा, प्लस माइनस आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ प्लस माइनस 4π/t या प्लस माइनस 6π/t रखूँ ओमेगा एफ आई की जगह, तो फिर से फंक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। तो इन वाले पॉइंट्स पर तो ये फंक्शन जीरो है। मेन पीक की हाइट t² प्लस 2π/t या माइनस 2π/t पे जीरो, 4π/t माइनस 4π/t पे जीरो, प्लस 6π/t माइनस 6π/t पे जीरो। और अगर इनके बीच के पॉइंट्स देखें, ये प्लस 3π/t और माइनस 3π/t, वहाँ पे हमें पता लगता है इस फंक्शन का एक लोकल मैक्सिमम होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है, लोकल मैक्सिमा। लेकिन वो उस मैक्सिमा पे वैल्यू कितनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा एफ आई की जगह से आप 3π/t रखें, t से t कैंसिल, 3π/2, प्लस माइनस की आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि स्क्वायर होना है। साइन 3π/2 होता है -1, उसका स्क्वायर किया 1, तो वैल्यू कितनी बनी 4, और ओमेगा एफ आई की जगह भी 3π/t पे वैल्यू निकाली 4, साइन स्क्वायर वाले फैक्टर की वैल्यू 1, 3π/t का स्क्वायर, और ये बन गया 4/9π²t²। 4/9π², इनकी अगर आप वैल्यू रखें लगभग ये बनता है 0.045t²। ये फंक्शन जो है इस मिड वाले पॉइंट पे, जीरो वाले पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू t² थी, लेकिन 3π/t पे जो इसकी हाइट रह जाती है ये t² का केवल 0.045, मतलब लगभग 4.5%। आप लगभग 5% मान लें, ये हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं इस फंक्शन को इतने डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अगर हम इसे ओमेगा एफ आई के साथ प्लॉट करें तो इसमें एक मेन पीक मिलती है, और प्लस 2π/t और माइनस 2π/t पे जाके पीक खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ पे फंक्शन जीरो को टच करता है। उसके बाद फिर से दोनों साइड इंक्रीज़ करता है, पर अब की बार इसका इंक्रीज़ बहुत ऊपर तक नहीं होता है, बहुत लार्ज वैल्यू नहीं होती है, केवल कितना राइज करता है, जरा सी, कितना, लगभग जितनी मेन पीक की हाइट है उसके 5% के बराबर, 1/20वां हिस्सा, उससे भी कम है, 5% से भी कम है, 4.5% के आसपास है, बट से 5%। यहाँ भी और यहाँ भी प्लस 3π/t और माइनस 3π/t पे इसका केवल 5%। और अगर आप उसके और आगे जाएँ 2π/t, 4π/t, 6π/t पे तो मिनिमम आपको मिल ही रहा है। हो क्या रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का फंक्शन आगे जाके धीरे धीरे डैम्प हो रहा है, बहुत तेज़ी से डैम्प हो रहा है, और आगे वाली पीक्स की हाइट किस तरह से वेरी कर रही है, इस वाली पीक की हाइट है 4/9π², और सिमिलरली आप नेक्स्ट वाली पीक की हाइट कैलकुलेट करेंगे, ये 4/9π² कहाँ से आया, 4/3π², और अगली पीक की हाइट 4/5π², और वो होता है लगभग 1.6% ऑफ t²। जितनी मेन पीक की हाइट है उसका केवल 1%। ये ग्राफ आप सोच लीजिए, मैंने बहुत इनलार्ज करके बना रखे हैं, ये पीक इसका 1/20 होगी, और ये पीक तो केवल इसका 1/100वां हिस्सा होगी। ये मुझे कागज़ में शायद दिखनी भी नहीं चाहिए थी, बट मैंने थोड़ा सी दिखाने के लिए बनाया है। ओके, तो आप सोच सकते हैं बेसिकली हो क्या रहा है, इस फंक्शन का जो नेचर है ये मोर और लेस ऐसा है, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन केवल इस पीक के अंदर आता है। ये हम आगे यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो एक तो मैंने अभी इस फंक्शन को क्या किया, ओमेगा एफ आई का मतलब एच क्रॉस को अगर आप भूल जाएं, एच क्रॉस एक कांस्टेंट है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच के एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखें तो ये कर्व इस नेचर का बनता है, मेन पीक की हाइट t², इन्हें हम सब्सिडरी पीक्स कहेंगे। इस मेन पीक के अलावा वाली सब्सिडरी पीक्स में जो सबसे बड़ी पीक है उसकी हाइट भी केवल 5% है, 5%। उससे अगली पीक्स की हाइट 1%, 1.5% के आसपास, और भी कम, और इससे आगे वाली पीक्स की तो शायद हमें बात करने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट बाद में तो हम इन पीक्स की बात भी नहीं करेंगे, हम अपने कर्व को केवल इतना करके कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो एक तो ये हो गया। लेकिन अब दूसरी चीज़, ये फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी देखें, ये तो टाइम का फंक्शन भी है, ज़रा इस प्रॉपर्टी को भी स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए आप ये सोचिए, जैसे मैंने कहा ना, इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए ये चीज़, ये फंक्शन ओमेगा एफ आई का फंक्शन भी है और टी का फंक्शन भी है। तो ये ग्राफ प्लॉट करते हुए मैंने टी को कांस्टेंट कर दिया। टी को मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम कहानी देख रहे हैं, और अगर मैं इसका नेचर टाइम के साथ देखना चाहता हूँ तो मैं ओमेगा एफ आई को फिक्स कर दूंगा। ओमेगा एफ आई को फिक्स करने का मतलब, मैंने इनिशियल और फाइनल स्टेट पिक कर ली है, मैं एक पर्टिकुलर इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूँ।
अभी तक ये एक्सप्रेशन आप किसी भी फाइनल स्टेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। F1 स्टेट, F2, F3, माना बहुत सारी फाइनल स्टेट्स हैं, हर किसी के लिए आप इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक पर्टिकुलर फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट थी, सिस्टम शुरू में उसमें था, और सवाल मैं पूछ रहा हूँ केवल एक पर्टिकुलर फाइनल स्टेट के लिए। माना इनिशियल स्टेट 7th स्टेट थी और मैं 11th स्टेट के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। 7 से 11 में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो आप इस एक्सप्रेशन को फिर से देखें, मतलब अगर मैंने इनिशियल और फाइनल स्टेट फिक्स कर दी हैं, ये वाली मेरी इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट ये वाली नहीं है, मैं इस वाली स्टेट को फाइनल स्टेट मान रहा हूँ, इस वाले के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, तो मतलब ओमेगा एफ आई को मैं फिक्स कर चुका हूँ। तो ओमेगा एफ आई अगर इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी है, इस वाले में ही, तो आप फिर से देख सकते हैं ये टाइम के साथ तो वेरी कर रहा है। और टाइम के साथ इसका वेरिएशन कैसा है? टाइम के साथ इसका वेरिएशन नहीं है कि टाइम के साथ ये लगातार बढ़ रही है प्रोबेबिलिटी। बहुत नाइवली हम सोचें तो शायद हम ऐसा सोच सकते हैं, अरे पर्टर्बेशन ने क्या किया, सिस्टम को ith स्टेट से fth स्टेट में जंप कराया। तो पर्टर्बेशन जितनी देर तक रहेगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि सिस्टम अब ith स्टेट से fth स्टेट में, माना 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाने की का चांस 1% है, तो 4 सेकंड तक रखने में 4% हो जाएगा और 10 सेकंड तक रखने में 10%। ऐसा सोच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप इस फंक्शन को देखिए, केवल इसकी टाइम डिपेंडेंस को देखिए। टाइम डिपेंडेंस साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी बाई 2 है, और यहाँ पे मैं इसके इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा। मतलब ये डिपेंडेंस एक्चुअली साइनोसोडल है। ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये फॉर अ गिवन पेयर ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ये वेरिएशन साइनोसोडल है। साइनोसोडल का मतलब वैसे होता है साइन या कॉस फंक्शंस। ये साइन स्क्वायर फंक्शन है, पर साइन स्क्वायर फंक्शन भी साइनोसोडल होता है। कैसे? उसी लिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है। बाकी पार्ट्स को सप्रेस अगर आप कर दें, साइन स्क्वायर बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर इस पूरे को थीटा कह रहे हैं या इसको थीटा बाई 2 कहें तो थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 तो एक कांस्टेंट पार्ट है, 1 के साथ आप कॉस फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोसाइन फंक्शन साइनोसोडल होता है। तो बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी, अगर मैं केवल टाइम के साथ इसका बिहेवियर देख रहा हूँ, बाकी मैट्रिक्स एलिमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ओमेगा एफ आई पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैंने इनिशियल और फाइनल स्टेट फिक्स कर दिए हैं, तो ओमेगा एफ आई फिक्स्ड है, ओमेगा एफ आई फिक्स्ड है, 2 फिक्स्ड है। तो बेसिकली टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो किस नेचर का है? साइनोसोडल नेचर का है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये टाइम के साथ मोनोटोनिकली नहीं बढ़ती है कि हाँ लगातार बढ़ी रही है या लगातार घटी रही है। इसका वेरिएशन टाइम के साथ मोनोटोनिक नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है। ये वेरिएशन कैसा है? साइनोसोडल है। ये अगर आप अगेन इस फंक्शन को प्लॉट करें, लेकिन अब की बार ओमेगा एफ आई को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें, एच डैश एफ आई स्क्वायर को ऐसे सोचो हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले गए। इनफैक्ट अगेन मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्लॉट नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में से मैट्रिक्स एलिमेंट के स्क्वायर को निकाल दिया है, क्योंकि मैट्रिक्स एलिमेंट के स्क्वायर का नेचर अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इस टर्म को सोचो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले गया, ओके। उसके अलावा जो पार्ट बचा, ये और ये, इसमें से भी ओमेगा एफ आई हमारा कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये मैं जिस फंक्शन को प्लॉट कर रहा हूँ वो ये है दिस। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा है? ये अब की बार एम्पलीट्यूड डैम्प नहीं कर रहा है, इस वाले ग्राफ में एम्पलीट्यूड डैम्प नहीं कर रहा है। क्यों? ओमेगा एफ आई, आप एक पर्टिकुलर इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा एफ आई एक फिक्स्ड वैल्यू है, ओके। ये सब फिक्स्ड वैल्यू, 4 का फैक्टर कांस्टेंट, ये फैक्टर आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले गए हैं, साइन स्क्वायर सम कांस्टेंट इनटू टी। तो टी की अलग अलग वैल्यू के साथ आपको साइनोसोडल बिहेवियर देखने को मिलेगा। ये है उसका ग्राफ। इसी प्रोबेबिलिटी को ओमेगा एफ आई के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया तो ऐसा, इसी प्रोबेबिलिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया तो ये। इस समय जो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी है। अगर मैं पी आई टू एफ को ही पूरा प्लॉट करूं, इस एच डैश के इस फैक्टर को रहने दूं, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 एच डैश स्क्वायर। कई बार मैं इस एलिमेंट को सिंपली एच डैश का मॉड स्क्वायर लिख दूंगा, ये इंप्लाइड है, उसका हमेशा मतलब एच डैश एफ आई है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच मैट्रिक्स एलिमेंट। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं कई बार एच डैश लिख सकता हूँ, 4 मॉड एच डैश स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ इस तरह से वेरी करती है। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 एच डैश स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी का टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर टी की जगह आप 0 रखें तो ये प्रोबेबिलिटी 0 है, टी इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 है। और फिर से ये प्रोबेबिलिटी फिर से 0 कब बनेगी? साइन फंक्शन फिर से कब 0 बनता है? या इस फॉर्म में आप देखें तो और भी आसान है। ये प्रोबेबिलिटी जब टी इक्वल टू 0 है, कॉस 0 होता है 1, 0 हो गई। फिर से कॉस 1 कब बनता है? कॉस पाई तो -1 होता है, कॉस 2 पाई होता है 1। तो ओमेगा एफ आई इंटू टी कितना होना चाहिए? 2 पाई। तो मतलब टी कितना होना चाहिए? 2 पाई अपॉन ओमेगा एफ आई। ये
ये फंक्शन ये हुआ, जीरो था, साइनोसोडियली वेरी किया और फिर से इस पॉइंट तक आते आते साइनोसोडियली टाइम के साथ वेरी कर रहा है। पीक की हाइट कितनी है, इतनी, ये पार्ट कांस्टेंट है। आपका जो सिस्टम होगा उसके लिए एच डैश भी कांस्टेंट होगा, एच क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट, ओमेगा एफ आई। हाँ, आप कौन सी इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हुए ओमेगा एफ आई की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। माना इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एनर्जी में बहुत करीब हैं तो ओमेगा एफ आई की वैल्यू कम होगी, और अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एनर्जी में ज़्यादा हैं तो ओमेगा एफ आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो ये पीक की हाइट अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होगी। कौन सी इनिशियल और कौन सी फाइनल स्टेट की आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ये डिनोमिनेटर का फैक्टर चेंज होगा। और साथ में ये जो इसका टाइम पीरियड है, ये पीरियड, ये मोशन पीरियोडिक है टाइम में, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा एफ आई। अगेन ओमेगा एफ आई अगर कम है तो ये टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ओमेगा एफ आई डिनोमिनेटर में, और ओमेगा एफ आई कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ओमेगा एफ आई का रोल यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जो किसी पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में जाने की, किसी पर्टिकुलर फाइनल स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ लगातार बढ़ या लगातार घट नहीं रही है, वो प्रोबेबिलिटी ऐसी एक्चुअली कैसी है, इनिशियली जीरो है, फिर टाइम के साथ बड़ी 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 मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची, और फिर कम होकर फिर जीरो, और फिर से बढ़ी मैक्सिमम, फिर से जीरो, और फिर से बढ़ी और फिर से जीरो। लेकिन दिस मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप उस थोड़ा वैसे सोचें, ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है बट आप ऐसे सोच सकते हैं, हो क्या रहा है, इनिशियली प्रोबेबिलिटी जीरो है, सिस्टम आया था स्टेट में, अभी एफ में जंप नहीं किया, टाइम के साथ कुछ सिस्टम यहाँ जंप कर गए, माना आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स इस स्टेट में थे, उसमें से कुछ अब पर्टर्बेशन के कारण यहाँ जंप कर रहे हैं, टाइम के साथ ये नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पर कुछ टाइम बाद फिर यहाँ से सिस्टम्स वापस यहाँ लौटने लगेंगे, फिर से सिस्टम ये यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ कम हो रही है, और कुछ देर बाद सारे के सारे सिस्टम फिर यहाँ लौट आएंगे, प्रोबेबिलिटी जीरो, और फिर से ये प्रोबेबिलिटी, फिर ये साइकिल रिपीट होगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी लगातार ऐसा नहीं है, टाइम के साथ सिस्टम्स यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, पर फिर वापस भी लौट रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट दिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन बनाई थी, इस लाइन को बनाने का मतलब ये था, मैंने आपको वैसे बता दिया है, साइन स्क्वायर फंक्शन भी साइनोसोडल फंक्शन होता है, पर उसको देखने का आसान तरीका ये है, बेसिकली आप 1 के साथ कॉस फंक्शन माइनस कॉस फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं। ओके, ये लाइन मैंने 1 पे बनाई है, वाई एक्सिस पे 1 जहाँ पे है वहाँ पे बनाई है, और ये मेरा कोसाइन फंक्शन है, माइनस कॉस फंक्शन है बेसिकली। तो 1 के अबाउट कोसाइन फंक्शन का अगर आप फ्लक्चुएशन देखें तो ओवरऑल वो ये वाला ग्राफ बनता है। ओके दिस। तो अच्छा, अब इस केस को एनालाइज करते हैं। मैंने अभी एक पर्टिकुलर फाइनल स्टेट की बात की, माना मैं 2 अलग अलग फाइनल स्टेट्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, माना 2 पर्टिकुलर फाइनल स्टेट्स हैं, एक F1 और एक F2। तो मेरा सवाल अब एक बार F1 के लिए है कि F1 के लिए ये ग्राफ किस प्रकार का बनेगा और F2 के लिए ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। पर अब आपको ये ध्यान ये रखना है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो है ये फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है, H डैश एफ आई। अब सिचुएशन ये है, मैं अब जिस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ इसी एक्सप्रेशन का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब सिचुएशन ये है, ये कोई इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट एक ये है माना F1 और एक ये है F2। ये स्टेट इससे एनर्जी में ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक स्टेट का एनर्जी सेपरेशन कम है और एक स्टेट का एनर्जी सेपरेशन ज़्यादा, किसी का भी कम किसी का भी ज़्यादा हो। तो मैं 2 अलग अलग स्टेट्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी का टाइम के साथ वेरिएशन कैसे होता है, और यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी जो है उसका टाइम के साथ वेरिएशन कैसा होता है। जनरल तो हम देख चुके हैं, जनरल नेचर तो ये है, किसी भी स्टेट आई से किसी भी पर्टिकुलर फाइनल स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ साइनोसोडली वेरी करती है। पर अलग अलग स्टेट्स के लिए, 2 पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए इसको देखें, लेकिन 2 पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए आप सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? इस एक्सप्रेशन में आपके पास ये टर्म भी आता है। अब अगर F स्टेट अलग अलग है, एक F1 और F2, तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो मैं इस फैक्टर को यहाँ डिनोमिनेटर में ले गया, मतलब मैं सीधे सीधे केवल प्रोबेबिलिटी का नेचर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं P को मॉड H स्क्वायर से डिवाइड करके कंपेयर कर सकता हूँ। तो वो अगर मैं कंपेयर करूँ 2 अलग अलग स्टेट्स के लिए, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, एक स्टेट F1 है जो इससे एनर्जी पे इतनी दूरी पे है, जिसकी एनर्जी EF1 है, और दूसरी स्टेट जो है वो EF2 पे दूरी पे है। अभी तक जो इनके बीच का बोर एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी उसे मैं ओमेगा FI लिख रहा था, अब F2 हो गए तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को ओमेगा 1 लिख रहा हूँ और इसको ओमेगा 2। तो अगर आप इसे फिगर की तरह ही एनर्जी डिफरेंस को समझें तो ओमेगा 1 कम है और ओमेगा 2 क्या है, ज़्यादा। तो जो पिछला वाला ग्राफ था उसको मॉड H डैश स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, मॉड H डैश 1 स्क्वायर का मतलब फर्स्ट वाले केस का H डैश,
उस वाले से डिवाइड करके अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूँ तो ये फंक्शन भी साइनोसॉइडल बनता है, दूसरे वाले के लिए इस फंक्शन को प्लॉट करूँ तभी भी ये साइनोसॉइडल बनता है। पर दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? पहला, इस ग्राफ की हाइट आप चेक कीजिए, इस ग्राफ की हाइट कितनी होती है? दिस। अब मैंने मॉड एच स्क्वायर के फैक्टर को यहाँ डिनोमिनेटर में ले गया तो मॉड एच स्क्वायर गायब हो जाएगा। ये जो साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसकी हाइट 4h क्रॉस स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन बोर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर ओमेगा कम होगा तो ये पीक की हाइट ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। और दूसरा चेंज, इस कितने समय बाद ये मोशन अपने आप को रिपीट करता है, ये प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ घट बढ़ रही है, पर कितने टाइम इंटरवल बाद ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है, वो टाइम इंटरवल कितना है? 2π/ω। तो ओमेगा अगर कम होगा तो ये फैक्टर ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने इस फिगर में दिखाई है। अगर आप इस वाली पर्टिकुलर स्टेट के लिए सवाल पूछ रहे थे, आई के जो एनर्जी में करीब है, तो अगर ये स्टेट F1 एनर्जी में करीब है तो बोर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω1 कम होगी, और ω1 कम होगा तो हाइट ज़्यादा बनेगी। प्रोबेबिलिटी का जो वेरिएशन का ग्राफ है, मतलब साइनोसॉइडल वेरिएशन तो है, पर प्रोबेबिलिटी जिस समय अपनी मैक्सिमम पे होती है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जो पीक की हाइट है वो 4h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ω1 स्क्वायर। जबकि दूसरे केस में, दूसरा केस मतलब एक दूसरी स्टेट है जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ये एनर्जी लेवल इससे नीचे है या ऊपर है, मेन पॉइंट ये है इसका एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2 ज़्यादा है। ω2 में अगेन रिमाइंड करा दूँ, ω2 से मेरा मतलब है एक्चुअली ωF2I। अभी तक हम ωFI लिख रहे थे, अब ये F2 और I वाले के बीच का, ठीक है, लेकिन शॉर्ट हैंड में मैंने ω2 लिख दिया। ω2 ज़्यादा है तो हाइट जो बनेगी 4/h क्रॉस स्क्वायर, तो सेम ω1 स्क्वायर की जगह ω2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ω2 ज़्यादा है तो हाइट क्या होगा? ही कम। जो स्टेट एनर्जी में दूर है इनिशियल स्टेट से, उस तक जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कम है। जो स्टेट एनर्जी में पास है उसमें प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो जाने की ज़्यादा है, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी को अचीव करने में कितना टाइम लगता है? पूरी साइकिल का टाइम पीरियड 2π/ω1, यहाँ 2π/ω2, और मैक्सिमम उसके आधे पे आता है, मतलब इसका मैक्सिमम π/ω1 पे आएगा और इसका मैक्सिमम आएगा π/ω2 पे। ω1 कम है तो ये फैक्टर ज़्यादा होगा, और यहाँ ω2 लार्ज है तो ये फैक्टर छोटा। दोनों प्रोबेबिलिटीज़, यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रही हैं, यहाँ वाली भी यहाँ वाली भी, पर नज़दीक वाली स्टेट में जंप करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जिस समय भी वो प्रोबेबिलिटी बनती है, जिस समय भी से मतलब है टाइम के साथ वेरी करते करते इस वैल्यू पे आती है, पर जब भी इस वैल्यू पे पहुंचेगी ये वैल्यू, ये हाइट इस हाइट से ज़्यादा है, लेकिन इस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो लगने वाला टाइम है वो टाइम इंटरवल भी ज़्यादा है। हाइट भी ज़्यादा है लेकिन ये टाइम इंटरवल भी ज़्यादा है। तो ये अब आप समझ सकते हैं टाइम के साथ जो वेरिएशन है उसको भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। किसी पर्टिकुलर फिक्स स्टेट के लिए आपने सवाल पूछा, पर अलग अलग फिक्स स्टेट्स के लिए अगर हम कंपेयर करें कि I से F1 में जंप करने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है और उसी टाइम I से F2 में जंप करने की प्रोबेबिलिटी का सवाल भी पूछा जा सकता है, तो दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटीज़ इंडिविजुअली तो साइनोसॉइडली वेरी कर रही हैं, लेकिन जो स्टेट पास में है उसमें जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अचीव करने में जो टाइम लगने वाला है वो भी ज़्यादा होगा। जो स्टेट एनर्जी में दूर है वहाँ की प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम जल्दी अचीव होगा, फिर साइकिल भी जल्दी कंप्लीट होगी। साइकिल भी जल्दी कंप्लीट होने का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम उसके बहुत जल्दी जल्दी अचीव होंगे। ओके दिस, तो ये, तो इसके बाद अब हम इस वाले ग्राफ की बात नहीं करेंगे, मैं फिर से अब इसी ग्राफ पे लौटूंगा, इससे हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। ओके यस, तो लेकिन ये जो मैंने सारा डिस्कशन किया इसको मैंने यहाँ समराइज कर रखा है। फॉर नियरर फाइनल एनर्जी लेवल, नियरर मतलब जैसे ये वाला, फॉर नियरर फाइनल एनर्जी लेवल दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू EF माइनस EI या ओमेगा FI जब स्मॉल है, नियरर एनर्जी लेवल का ये तो मतलब है लार्जर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी अपॉन H डैश स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी नहीं थी, ये प्रोबेबिलिटी को हमने मैट्रिक्स एलिमेंट के स्क्वायर से डिवाइड किया था। ओके, यहाँ मैट्रिक्स एलिमेंट H डैश F1I और यहाँ मैट्रिक्स एलिमेंट H डैश F2I, उसको मैंने शॉर्ट में H डैश 1 और H डैश 2 लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी अपॉन H डैश स्क्वायर का जो फैक्टर है नियर बाई स्टेट के लिए उसका मैक्सिमम ज़्यादा होगा, लार्जर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, विच ऑफ कोर्स इज वेरिंग साइनोसॉइडल टाइम। ये ऐसा नहीं है कि लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है, मैक्सिमम पे जाके फिर मिनिमम पे आएगा, ये भी मैक्सिमम पे जाके मिनिमम पे आएगा। एनर्जी कम है, एनर्जी का डिफरेंस कम है तो मैक्सिमम ज़्यादा बड़ा अचीव होगा, यहाँ मैक्सिमम कम अचीव हो रहा है, लेकिन बट द टाइम टू रीच दैट मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो लार्जर। यहाँ
ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को जल्दी अचीव कर लेता है, यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक वेट करना पड़ता है उसी मैक्सिमम वैल्यू के लिए। आप इस आइडिया को और एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और फाइनल स्टेट है जो इस इनिशियल स्टेट के और भी करीब है, तो उस स्टेट में जंप करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका ग्राफ और भी ऊपर जाएगा, लेकिन उसका मैक्सिमम अचीव करने में टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, अगर आप रफली यहाँ पे एक डायमेंशनल एनालिसिस करें, आप इसे एक फिगर सोचें, फिगर की हाइट आपकी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, और एक्चुअली वो ओमेगा के टर्म में, बट आप इसे टी के टर्म में सोच सकते हैं, और इसकी जो विड्थ है ये टी के प्रोपोर्शनल है। तो इन जो अगर आप दो अलग अलग इसका साइज़ कंपेयर करें डायमेंशनली, उसमें एक टी का फैक्टर आ रहा है। ओके, ये हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट होगा जब हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम की बात करेंगे, वो एक्चुअली वहीं से जनरेट हो रहा है कुछ। ओके, दिस अच्छा दिस, लेकिन इस चीज़ का आगे ना आप ध्यान रखें, चाहे ये लेवल हो चाहे ये लेवल दूर हो या करीब हो, किसी भी लेवल में जंप करने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आप देखेंगे तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही है, उसका वेरिएशन कैसा है, साइनोसोडल। ओके, अच्छा, अब चलते हैं फिर इस ग्राफ पे। अब की बार अब मैं फिर से इसी ग्राफ का एनालिसिस इस तरह से ही करूँगा। इस तरह से मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस फंक्शन को देखूंगा। अगेन इस फंक्शन पे से मैंने मॉड एच डैश स्क्वायर वाले फैक्टर को हटा दिया है। ओके, मॉड एच डैश का जो रोल है आप ऐसा समझ लीजिए, मॉड एच डैश वाला फैक्टर लगभग सबके लिए सेम है। इसको अब आगे हम जस्टिफाई करेंगे। मॉड एच डैश वाले फैक्टर को छोड़ के प्रोबेबिलिटी का जो बाकी फंक्शन है हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन वो भी टी की किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए, मतलब वेरिएशन अब केवल ओमेगा एफ आई के साथ देख रहे हैं। ओमेगा एफ आई का अगेन मतलब एनर्जी डिफरेंस। ओके, इस चीज़ को आप ऐसे सोचिए, पहले इस फिगर को देखिए। माना ये कोई इनिशियल स्टेट है और ये बहुत सारी फाइनल स्टेट्स हैं। माना ए और बी स्टेट्स ऐसी हैं जो इनिशियल स्टेट से एनर्जी में नीचे हैं। कितनी नीचे हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, ए काफ़ी नीचे है, मतलब ए ज़्यादा दूर है, बी उससे कंपैरेटिवली कम दूर है, ये दोनों एनर्जी में नीचे हैं। और ये वाली स्टेट सी और डी दो और स्टेट्स हैं, माना इनकी एनर्जी आई से ज़्यादा है। इससे क्या होगा, अगर आप किसी पेयर ऑफ स्टेट्स के लिए ओमेगा एफ आई निकालते हैं, ओमेगा एफ आई मतलब फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी अपॉन एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा एफ आई बेसिकली एनर्जी का डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल स्टेट मेरी सी है तो ओमेगा एफ आई में आएगा ई सी माइनस ई आई, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी सब्ट्रैक्ट करो, ये ऊपर है लेवल, तो एनर्जी डिफरेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव। एनर्जी डिफरेंस पॉजिटिव तो ओमेगा एफ आई भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। इस वाले और इस वाले अगर इनिशियल स्टेट यही है और फाइनल स्टेट डी है तो एनर्जी का डिफरेंस और भी ज़्यादा है, पॉजिटिव है और भी ज़्यादा है, मतलब ओमेगा एफ आई और भी ज़्यादा। आप अलग अलग लेवल्स की बात कर रहे हैं, ओमेगा एफ आई की अलग अलग वैल्यू का मतलब ही यही है, आप अलग अलग फाइनल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और अगर फाइनल स्टेट एनर्जी में नीचे है तो ओमेगा एफ आई क्या बनेगा, नेगेटिव। इस वाली स्टेट के लिए ओमेगा एफ आई थोड़ा सी नेगेटिव बनेगा और इस वाली फाइनल स्टेट के लिए ओमेगा एफ आई और भी नेगेटिव। तो ये जो मैं ओमेगा एफ आई वाला ग्राफ मैंने बनाया था, मैंने उसी ग्राफ को फिर से बनाया है, लेकिन अब की बार मैंने वो ग्राफ दो बार बनाया है। माना एक बार टी इक्वल टू 1 के लिए, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, और एक बार टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। पिछली बार मैंने टी की जनरल वैल्यू के लिए बनाया था। तो आप लोग ध्यान कीजिए, उस ग्राफ की जो पीक होती है वो टी स्क्वायर हाइट होती है उसकी, तो टी की जगह 1 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर। ये कर्व कितना बनेगा, 1 स्क्वायर। और दूसरी चीज़ ध्यान कीजिए, जो इसके मिनिमम वाले पॉइंट बनता है, सबसे पहला मिनिमम वाला पॉइंट 2π/t पे बनता है, तो टी की जगह अगर मैंने 1 रखा है तो ये 2π और -2π, और इनकी जगह 4π -4π और 6π -6π। ग्राफ का नेचर तो यही रहेगा, पर अगर मैं टी की वैल्यू फिक्स कर देता हूँ टी इक्वल टू 1, तो मुझे ग्राफ की हाइट भी पता चल गई 1, और ये वाला पॉइंट पहला जो मिनिमम बन रहा है +2π और -2π पे, अगले मिनिमम +4π और -4π। इसी के बजाय इसी ग्राफ को थोड़ी देर बाद प्लॉट करें, टी की थोड़ा और देर तक पर्टर्बेशन अगर चल रहा है, t बराबर 2 सेकंड तक, तो t बराबर 2 सेकंड तक अगर पर्टर्बेशन चलेगा तो ये प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ नहीं है बेसिकली, ये प्रोबेबिलिटी अपॉन मैट्रिक्स स्क्वायर का ग्राफ है, वो कैसा दिखेगा, t की वैल्यू 2 तो 4, पीक की हाइट कितनी हो गई, 4। ओके, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ होगी, अब t की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, पाई, मतलब पहला मिनिमम का जो पॉइंट आ रहा है अब वो 2π पे ना आके कहाँ आ रहा है, पाई पे आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ में मैंने दिखा रखी है। t इक्वल टू 1 पे ग्राफ ऐसा है, ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और पहला मिनिमम 2π पे और -2π पे, और अगला मिनिमम 4π पे बाकी फीचर्स वही हैं। मेन पिक की हाइट जितनी भी है, अगली पिक की हाइट इसका 5% है। अगेन आप सोचिए, ये ग्राफ मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया है, 5% तो बहुत ही छोटा नंबर होगा, बट ये
मेन पीक की हाइट का 5%, मेन पीक की हाइट का 5%, और अगली पीक को दिखाने की तो गुंजाइश ही नहीं है, वो तो इसका 1.5% से भी कम होता है। ये t=1 पे कहानी है। और अगर मैं t=2 सेकंड तक वेट करूँ, परटर्बेशन को हमने थोड़ा और देर तक चलाया, तो जनरल शेप तो कर्व की वैसी रहेगी। हाँ, एक सेंट्रल मैक्सिमा या मेन पीक और फिर सब्सिडरी पीक्स जिनकी हाइट ना के बराबर है। लेकिन अब मेन पीक की हाइट कितनी हो जाएगी? t², और मिनिमम कहाँ पे अचीव होता है? 2π/t, t की जगह है 2, तो पाई और दिस। पहले मिनिमम यहाँ पे थे, अब ये मिनिमम इधर को आ गए। टाइम बढ़ रहा है तो पीक हाइट में बढ़ रही है और पीक की विड्थ क्या हो रही है? कम हो रही है। ओके, और पीक की, केवल पीक की नहीं, सब्सिडरी पीक की विड्थ भी क्या हो रही है? कम। आप इसे सोच सकते हैं, टाइम के साथ ये ग्राफ पूरा का पूरा छोटे 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 रीजन में स्क्वीज हो रहा है, लेकिन हाइट क्या हो रही है? बढ़। केवल मेन पीक की हाइट नहीं बढ़ेगी, इस पीक की हाइट हमेशा इस पीक की हाइट की 5% है। तो अगर ये 1 से 4 हो गई, 2² हो गई, तो ये भी जितना था उसका 4 गुना हो जाएगा, लेकिन इसका 5% ही रहेगा, और अगले वाला 1.5%। तो जनरल रिलेशन तो वही है, लेकिन पीक ग्रेजुअली टाइम के साथ और बड़ी हो रही है, लेकिन पीक की विड्थ धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। पीक की विड्थ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अभी पीक की विड्थ 4π है, अब पीक की विड्थ केवल 2π रह गई। ओके दिस। तो एज द टाइम इंक्रीजेज द हाइट ऑफ द मेन एंड ऑल्सो द अदर पीक्स इंक्रीजेज। टाइम के साथ मेन पीक हो या बाकी पीक्स हो, उनकी हाइट बढ़ती है, पर हम केवल मेन पीक की बात कर रहे हैं। अभी 1² है, बाद में 2², और जनरली तो हमें पता है t² होती है। तो मेन पीक की हाइट बढ़ रही है, इनफैक्ट मेन पीक की हाइट t² के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, और द विड्थ ऑफ द मेन पीक, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, मेन पीक की जो विड्थ होती है, बल्कि इस फिगर में आप देखें, मेन पीक की विड्थ कितनी है? 2π/t, और इधर -2π/t तक है, 2π/t का दुगना 4π/t, और बाकी जो पीक्स हैं इनकी विड्थ केवल 2π/t है। ओके, इस चीज़ को ऐसे याद करो, ये फंक्शन एक्चुअली sin² से बना था, लेकिन sin²x/x² था। अगर केवल sin² का फंक्शन होता तो ये इस वाले पॉइंट पे भी 0 बनता और यहाँ मैक्सिमम, मतलब एक पीक यहाँ भी बनती, ऐसे शायद ऐसा नेचर होता, पर sin²x/x² 0 वाले पॉइंट पे मैक्सिमम देता है, तो ये पीक ऐसे नीचे ना बन के ऊपर बन गई। तो एक्चुअली sin²x में जो हर पीक की विड्थ बराबर होती है, लेकिन sin²x/x² के ग्राफ में सेंट्रल पीक की विड्थ दुगनी हो जाती है। सेंट्रल पीक जो है, जिसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, इसकी विड्थ बाकी पीक्स के मुकाबले दुगनी है। ये पीक केवल 2π/t से 4π/t तक है, मतलब 2π/2 डिस्टेंस की है। ये भी 2π/2 डिस्टेंस की, ये भी 2π/t डिस्टेंस की, लेकिन ये वाली पीक जो है 4π/t इंटरवल है। ओके दिस। तो ये, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये सारे इंटरवल्स क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। टी बढ़ रहा है तो 2π/t हो या 4π/t, टाइम के साथ कम हो रहा है। ओके, द विड्थ ऑफ द मेन पीक विच इज ट्वाइस 2π/t, 4π/t डिक्रीजेस। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मिनिमा विच इज 2π/t। सक्सेसिव मिनिमा मतलब इससे आगे वाली पीक्स जो हैं उनकी विड्थ, वो भी टाइम के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज। तो इस ग्राफ का नेचर आपको इस तरह से समझना है। ये ग्राफ किस चीज़ का है? प्रोबेबिलिटी आई से किसी एफ में स्टेट में जंप करने की, लेकिन उसमें मैट्रिक्स एलिमेंट से हमने डिवाइड कर रखा है। ये बेसिकली इसका ग्राफ है, एफ ओमेगा एफ आई जिससे हमने लिखा था, उसका ग्राफ ओमेगा एफ आई के साथ एनर्जी डिफरेंस या बोर एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ जो ग्राफ है, दो अलग अलग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे ग्राफ ऐसा नजर आएगा। ओके दिस। ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? द रिलेटिव वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर प्रोबेबिलिटी अपॉन मॉड h' फॉर वेरियस फाइनल स्टेट्स। अब वेरियस फाइनल स्टेट से क्या मतलब है मेरा? यहाँ मैंने आपको एक इनिशियल स्टेट के साथ 4 फाइनल स्टेट्स दिखाई। एक एनर्जी में इतनी दूर है, ओमेगा एफ आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ओमेगा एफ आई की वैल्यू थोड़ा नेगेटिव है, ओमेगा एफ आई की वैल्यू थोड़ा पॉजिटिव है, ओमेगा एफ आई की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। इस एक्सिस पे, चाहे इस ग्राफ में हो चाहे इस ग्राफ में हो, हमने ओमेगा एफ आई तो प्लॉट कर रखा है। ये पॉइंट पे 0, किस चीज़ की वैल्यू 0? ओमेगा एफ आई की वैल्यू 0। ओमेगा एफ आई की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? ओमेगा एफ आई ये है ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच। इस फैक्टर एच क्रॉस कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। ओमेगा एफ आई 0 को होने का मतलब, आप कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? इनिशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे सेंट्रल पीक आ रही है, ये एक्चुअली इनिशियल एनर्जी वाली स्टेट को डिनोट कर रहा है। आप इसे ऐसे सोचिए, ये ऐसा में फिगर है ना, मैंने इस फिगर को ऐसे घुमा के, माना ये पेन है, इनिशियल स्टेट, थोड़ा हायर वाली और हायर वाली ऐसी स्टेट्स, इसको मैंने घुमा के यहाँ रख दिया है। ये मेरी इनिशियल स्टेट है और ये है स्टेट नंबर ए। एनर्जी में जो बहुत नीचे स्टेट है उसके लिए ओमेगा एफ आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ओमेगा एफ आई नेगेटिव। ये स्टेट कहीं यहाँ लाई कर रही है, एग्जैक्टली यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ, उसमें मेरा ध्यान नहीं है, पर ओमेगा एफ आई बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब ये है
ओमेगा एफ आई नेगेटिव डायरेक्शन में, बहुत पीछे वाली स्टेट। ये वाली स्टेट, बी वाली स्टेट, ये भी इनिशियल स्टेट से एनर्जी में नीचे है, मतलब इसके लिए भी ओमेगा एफ आई नेगेटिव है। उतना नेगेटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव है। ये भी जीरो वाले पॉइंट से पीछे, ये कोई ऐसी वाली स्टेट है। और ऐसे ये जो दो स्टेट्स हैं ये, इसीलिए मैंने आपको कहा इस फिगर को मैंने ऐसे घुमा के, ये जो हम नॉर्मली एनर्जी लेवल्स को ऐसे दिखाते हैं, ये इस फिगर में ऐसे हैं, इसमें एक्स एक्सिस में प्लॉटेड है। तो अब आपको इस फिगर को इस तरह से सोचना है। ये फिगर एक साथ आपको ये दिखा रहा है, मैंने दो अलग अलग फिगर्स दिखाए हैं, तो दो अलग अलग टाइम पे प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर पता लग रहा है। पर किसी भी एक फिगर को आप पकड़ लें, माना इस फिगर को पकड़ लें आप, तो ये फिगर आपको क्या बता रहा है, उस t = 1 वाले टाइम पे इस स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी, किस वाली स्टेट में, माना सिंबॉलिकली ये सी वाली स्टेट में, ये सी स्टेट है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ब्लू लाइंस जो है, इस ए स्टेट, इस सी स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी, सी स्टेट मतलब जो एनर्जी में इतनी दूर है, ओमेगा एफ आई का मतलब एनर्जी गैप, जो एनर्जी में इतनी दूर है स्टेट, उसमें जंप करने की प्रोबेबिलिटी उस समय पे t = 1 सेकंड पे इतनी है। जबकि उसी टाइम पे डी वाली स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। आप देख सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये कम। ऐसे ही ए और बी स्टेट्स जो इससे कम एनर्जी पे हैं, उनमें जंप करने की प्रोबेबिलिटी इतनी और इतनी है। एक साथ आपको अलग अलग स्टेट्स में जंप करने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगेन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बटे h-2 है। मैट्रिक्स एलिमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, से फॉर एग्जांपल माना जैसे इस स्टेट के लिए ये फंक्शन की तो कुछ फाइनाइट वैल्यू है, पर माना इस इनिशियल स्टेट और इस फाइनल स्टेट के बीच, आई और बी स्टेट के बीच का मैट्रिक्स एलिमेंट 0 है, तो ये एलिमेंट बता रहा है हाँ जंप करने की कुछ प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, पर मैट्रिक्स एलिमेंट 0 होने के कारण ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 0 बन जाएगी। तो मैट्रिक्स एलिमेंट का भी रोल है, पर मैट्रिक्स एलिमेंट के रोल को आप ये सोचिए, मैट्रिक्स एलिमेंट माना सारी स्टेट्स के लिए एक बराबर है, 0 नहीं है, और सब जगह के लिए वैल्यू माना एक जैसी है, उसे अभी हम आगे जस्टिफाई करेंगे। माना सबके लिए एक जैसी वैल्यू है, तो फिर ये ग्राफ को स्टडी करके आप ये पता लगा सकते हैं, अच्छा यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अरे इतनी ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी, अरे ये और भी ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ प्रोबेबिलिटी जंप करने की, ये तो 0 से थोड़ा ही ऊपर है, ऑलमोस्ट 0, और ये वाली। लेकिन टाइम के साथ इन प्रोबेबिलिटीज़ का नेचर चेंज हो रहा है। टाइम के साथ आप देखिए ये ग्राफ धीरे धीरे स्क्वीज़ होकर ऐसा आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है इस स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी अभी इतनी सी थी और बाद में एक कम रह गई। किसी स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी घट और बढ़ भी सकती है। इसी के बजाय माना आप इस एक स्टेट यहाँ पे लेते, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट के बहुत करीब है एनर्जी में, ये थोड़ा सी ऊपर है, इनिशियल स्टेट से थोड़ा ऊपर है एनर्जी में, तो इस वाली स्टेट के लिए पहले तो प्रोबेबिलिटी केवल इतनी थी और अब ये और बढ़ गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हर स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ बढ़ी रही है। किसी के लिए प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है। आप इस स्टेट को देख लो, इस ब्लू लाइन को देख लो, पहले इसके लिए प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी और अब तो ये इतनी सी हाइट रह गई, और बाद में ये ग्राफ अगर स्क्वीज़ होके आएगा, ये ग्राफ को आप धीरे धीरे सिकोड़ेंगे तो हो सकता है ये मिनिमम वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए, मतलब इस वाली ब्लू वाली लाइन पे अब ये मिनिमम वाला पॉइंट टच करे। मिनिमम वाला पॉइंट टच करने का मतलब प्रोबेबिलिटी 0। तो किसी पॉइंट के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो सकती हैं, और वो चीज़ हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हर पर्टिकुलर फाइनल स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर है वो लगातार बढ़ता नहीं है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। तो वो चीज़ इन फिगर्स को अगर आप कंबाइन करें, वो चीज़ आपको फिर से नज़र आएगी। आप किसी भी एक ब्लू लाइन को पकड़ लें, ब्लू लाइन से मतलब कहीं पे भी एक इस तरह की लाइन आप ड्रॉ कर दें, और टाइम के साथ वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर देखें। पहले कैसा बिहेवियर है, t = 1 पे कैसा बिहेवियर है, और t = 2 पे, और t = 3 पे, और t = 4 पे, तो आप पाएंगे वो प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर क्या हो रहा है, टाइम के साथ इस तरह का वेरिएशन दिखा रहा है। ओके, तो ये एक्चुअली दो अलग अलग तरह से आपको इस ग्राफ्स को देखना पड़ेगा, बट दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन कैरिड इन दिस फिगर। ओके, इंडिविजुअल पॉइंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ मोनोटोनिकली नहीं बढ़ती है, साइनोसॉइडली वेरी करती है। पर अगर आप सारी स्टेट्स के लिए एक साथ देख रहे हैं तो जो मेन पीक की हाइट है वो t² के प्रोपोर्शनल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और केवल मेन पीक की हाइट नहीं, इन पीक्स की हाइट भी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, यस, ये दोनों फीचर्स जब मिक्स होंगे उससे ये वाला ग्राफ भी बन जाएगा। ओके, या वाइस वर्सा, इन वाले ग्राफ से ये वाला, या ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर उसी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग रूप में पेश करने के वो। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। इस ग्राफ में जो लास्ट ग्राफ था, हाइट ऑफ द मेन पीक इज प्रोपोर्शनल टू t², t = 1 पे 1², t = 2 पे 2² एंड सो एंड सो ऑन। ठीक है, इस ग्राफ में आप ध्यान रखें वो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी में हमने h-² से कोई फैक्टर को अलग कर रखा है। ओके, और केवल मेन पीक की हाइट नहीं, सब्सिडरी पीक की हाइट भी आप जानते हैं 5% ऑफ t² के आसपास होती है, मेन पीक की हाइट के इतने। ठीक है, तो ये हाइट्स भी t² के प्रोपोर्शनल हैं।
मेन पीक की हाइट 1 है तो सब्सिडरी पीक की हाइट 5% है। मेन पीक की हाइट 4 हो गई तो अब सब्सिडरी पीक की हाइट 4 का 5% हो जाएगी, ठीक है, वो भी बढ़ रही है। अच्छा, अब आप मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन की बात कर सकते हैं। इस ग्राफ को देखिए किसी भी एक इंस्टेंट पे, अब अभी अलग अलग इंस्टेंट्स की कहानी भूल जाते हैं, अब फिर से इस ग्राफ पे लौटते हैं। किसी भी टाइम टी पे ये कहानी है। ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ समझ लीजिए। एच डैश के एलिमेंट को भूल के ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है। ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे? मैक्सिमम तो सेंटर पे, पर फिर भी इस मेन पीक के अंदर ही ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर नज़र आ रही है। बाकी जगह तो ये पीक्स तो इतनी छोटी हैं कि आप इसको नेग्लिजिबल मान लो। तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन अगर हमें कहीं नज़र आ रही है तो वो केवल इस इंटरवल में नज़र आ रही है। इंटरवल ओमेगा एफ आई, ओमेगा एफ आई की वैल्यू अगर 2π/t और -2π/t के बीच में लाई करती है तो वही वाले ट्रांजिशंस क्या हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉबल है होने को। तो वैसे ये वाला ट्रांजिशन भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, पर इनकी प्रोबेबिलिटी तो नेग्लिजिबल है, बाकी पीक्स की हाइट ना के बराबर है। मेनली जो ट्रांजिशन आपको नज़र आ रहे हैं वो जो इस पीक के अंदर लाई करते हैं। इस पीक के अंदर लाई करने का मतलब आप समझ रहे हैं? इस पीक के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो इनिशियल स्टेट के करीब हैं एनर्जी में। ये स्टेट तो बहुत दूर है एनर्जी में, ये स्टेट भी एनर्जी में बहुत दूर है। ज़्यादातर ट्रांजिशंस वो होंगे जो एनर्जी में क्या है, नज़दीक है। कितना नज़दीक है हम उसे मैथमेटिकली बोल सकते हैं। ओमेगा एफ आई की वैल्यू जो है वो 2π/t और -2π/t से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मोस्ट जो प्रोबेबल ट्रांजिशंस हैं वो ये वाले हैं जिनके लिए मॉड ओमेगा एफ आई 2π/t, प्लस माइनस दोनों साइन को ले लिया। ओमेगा एफ आई कितना होता है, ई एफ माइनस ई आई इंटू एच क्रॉस इधर ले आए। ई एफ माइनस ई आई को अगर मैं सिंपली डेल्टा ई लिखूँ, प्लस माइनस का ध्यान ना रखते हुए, कम या ज़्यादा से भी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस कितना है मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस के लिए, डेल्टा ई, टी का फैक्टर इधर ले आया। एच क्रॉस होता है h/2π, तो 2π का फैक्टर कैंसिल, ये सिंपली h है। ये एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन तो है। इनिशियल स्टेट से सिस्टम ने किसी दूसरी स्टेट में जंप किया तो उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ, कितनी अनसर्टेनिटी आई, डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई अनसर्टेनिटी कितने टाइम पीरियड में आई, आपने परटर्बेशन टी टाइम तक ऑन रखा था, टी टाइम बाद सिस्टम की एनर्जी में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई, ई आई से वो ई एफ बन गई। अनसर्टेनिटी रिलेशन यही तो कहता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस वो वाले हैं जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन को रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसे भी आप एक डेरिवेशन तो नहीं कहना चाहिए, बट एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस तरह से फिजिक्स में ओरिजिनेट होता है अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग उन पे, यहाँ भी एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ओके, एज टी इंक्रीजेज, माना आपने परटर्बेशन ज़्यादा लंबे समय तक स्विच ऑन करके रखा तो इसका मतलब डेल्टा ई क्या करेगा, डिक्रीज। उसको आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, टी बढ़ाओ तो 2π/t और -2π/t कम होंगे। ये ग्राफ धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है। तो मतलब मेन पीक का मतलब है सबसे मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस। तो टाइम के साथ ये पीक पतली हो रही है। पतली होने का मतलब मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस जो हैं वो पहले इतनी दूर तक एनर्जी इंटरवल में हो सकते थे, अब वो एनर्जी इंटरवल और छोटा और छोटा और छोटा हो रहा है। इस फिगर के टर्म में सोचें, पहले हो सकता है डेल्टा ई यहाँ से यहाँ तक था, ये सारे के सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल थे, इनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी बढ़ी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अब सिस्टम की ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि केवल वो ये नज़दीक वाले ट्रांजिशन करे, और ज़्यादा टाइम तक वेट करेंगे तो और नज़दीक के ट्रांजिशन। ओके, तो दिस, so as time increases delta E decreases, that is the width of the main peak, that is the most favorable transitions decreases, width of the main peak हमारी कम हो रही है। ओके, दो एक्सट्रीम केस अगर इसके देखें, माना डेल्टा ई बराबर 0, हम फाइनल स्टेट वो वाली बात कर रहे हैं जो इनिशियल स्टेट के बहुत क्लोज है। ये वाली इस ग्राफ में अगर आप देखें, शायद ये वाली, ये इनिशियल स्टेट है और ये इसके बहुत नज़दीक है। फाइनल स्टेट इससे अलग है लेकिन उसके बहुत नज़दीक है एनर्जी में, तो डेल्टा ई एनर्जी का चेंज लगभग ना के बराबर है। ये इस ग्राफ में अगर आप सोच रहे हैं ये इनिशियल स्टेट की एनर्जी इतनी और फाइनल स्टेट में इस वाली की बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट इसके करीब, डेल्टा ई ऑलमोस्ट 0। तो अगर डेल्टा ई ऑलमोस्ट 0 है तो ऐसी स्टेट्स के लिए ये स्टेट लगभग पीक के बहुत करीब लाई कर रही है और पीक की हाइट कितनी होती है, t²। मतलब ऐसी स्टेट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो t² के प्रोपोर्शनल होगी। मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है क्योंकि इसमें मॉड h² का फैक्टर हमने सप्रेस कर रखा है, लेकिन प्रोपोर्शनल तो है। तो किसी इनिशियल स्टेट से आपने स्टार्ट किया और आपने सवाल उसके बिल्कुल नज़दीक वाली स्टेट के लिए पूछा, नज़दीक से मेरा मतलब एनर्जी में नज़दीक, आपने सवाल पूछा इसके बिल्कुल नज़दीक वाली स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप पाएंगे वो प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ क्वाड्रेटिकली इंक्रीज़ कर रही है। जनरल स्टेट के लिए हमारा आंसर कुछ और था। जनरल स्टेट के लिए जो आंसर है वो मोनोटोनिकली नहीं बढ़ता है,
बढ़ता ही नहीं है, बल्कि वो तो बढ़ता घटता है, साइनोसोडली वेरी करता है। पर अगर फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट के बिल्कुल नज़दीक है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ेगी। उसका रीज़न आप समझ रहे हैं, ये पीक पहले बहुत बड़ी है, सेंट्रल पीक, टाइम के साथ ये कम हुई, टाइम के साथ और पतली हो गई और हाइट बढ़ गई। हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं, जो इनिशियल स्टेट के बहुत करीब है, तो वो स्टेट तो हमेशा पीक के मैक्सिमम वाले पॉइंट के बहुत करीब है, तो वहाँ पे तो वैल्यू टाइम के साथ क्या है, क्वाड्रेटिकली बढ़ी रही है। देख ओके, तो ये वाला जो स्टेट एनर्जी में बहुत करीब है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। बाद में हम एक अभी टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम ट्रांजिशन रेट कहेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ ये प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है। तो अगर इन स्टेट्स की बात करें, कौन सी स्टेट्स, जिनके लिए डेल्टा ई ऑलमोस्ट जीरो है, फाइनल स्टेट इनिशियल एनर्जी स्टेट के एनर्जी में अगर बहुत करीब है, तो उनके लिए अगर हम ट्रांजिशन रेट की बात करें, ट्रांजिशन रेट जिसे हम पी डॉट से लिखेंगे, पी डॉट का मतलब होगा पी अपॉन टी, प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला उसे टी से डिवाइड कर दो, तो पी अगर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पी अपॉन टी में एक टी का फैक्टर कैंसिल होगा टी, और इस फैक्टर को पी डॉट लिखेंगे या पी अपॉन टी, या इसके लिए हम नॉर्मली गामा भी लिखते हैं। रेट ऑफ ट्रांजिशन के लिए जो हम वो लिखेंगे, इसे हम ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेट जो भी कहेंगे, किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पर सेकंड कितने ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है, उसको ये या मोस्ट कॉमनली हम गामा से डिनोट करेंगे। तो इन स्टेट्स के लिए गामा जो है टी के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, पी तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और पी डॉट टी के प्रोपोर्शनल। ओके, और अगर डेल्टा ई बहुत लार्ज है, अगेन आप इस स्टेट से इस स्टेट की बात कर रहे हैं, बहुत दूर है जो एनर्जी में, या बहुत दूर है यहाँ एनर्जी में, तो उसके लिए तो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। ओके, और टाइम के साथ तो वो और भी कम होती जाएगी, आपका ग्राफ धीरे धीरे और स्क्वीज हो रहा है। ओके दस, तो ये बहुत दूर वाली स्टेट जो है उसके लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। ओके दस, ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, बहुत नज़दीक की स्टेट, बहुत दूर की स्टेट, एनर्जी में बहुत नज़दीक एनर्जी की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फेवर्ड ट्रांजिशन कौन से वाले हैं, जो एनर्जी में नज़दीक होंगे, दूर वाले ट्रांजिशंस फेवर्ड नहीं है। इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन, कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस वो वाले फेवर्ड होते हैं जो एनर्जी को कंजर्व रखते हैं। फाइनल एनर्जी अगर इनिशियल एनर्जी के बराबर है तो एनर्जी क्या है, कंजर्व। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है उन स्टेट्स के लिए। नॉन एनर्जी कंजर्विंग वाले ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन भी हो सकता है, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस वो होंगे, और खासकर अगर आप थोड़ा लंबे समय तक वेट करें ताकि ये पीक बहुत छोटी हो चुकी है, तो वही वाले ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल हैं जो जिनके लिए एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है। ओके दस, एनर्जी कंजर्विंग ट्रांजिशन जिन्हें हम कहते हैं दोस्त। अब आ रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द फर्मीज गोल्डन रूल। ओके, ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसको हम आगे भी रेफर करेंगे। बेसिकली फर्मी गोल्डन रूल में यहाँ पे हमने देखा दो तरह के ट्रांजिशन टाइम के साथ वेरिएशन देखा। एक तो जनरल वेरिएशन साइनोसॉइडल है, और अगर एनर्जी का चेंज ऑलमोस्ट जीरो है तो वेरिएशन टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब हम एक ऐसी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन होगा जो सिंपली टी के प्रोपोर्शनल है, पी प्रोपोर्शनल टू टी। इस तरह की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी अराइज कर सकती है एक खास तरह के केस में। ओके, एक कांस्टेंट ट्रांजिशन रेट जहाँ पे हमें मिलेगा। ऐसा तब होता है जब सिस्टम के एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। अभी तक मैं आपको ये सिचुएशन दिखा रहा था, ये आई है और ये माना उसके नज़दीक के लेवल्स हैं, पर ये लेवल्स डिस्क्रीट हैं, ये और फिर अलग और अलग और अलग, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे। पर माना सिचुएशन ये है, ये हमारा कोई इनिशियल लेवल है, ये वाला, ये, और फाइनल स्टेट इन सब में कोई सी भी हो सकती है। ये सारी ब्लू लाइन्स आप सोचिए इतने क्लोजली स्पेस्ड हैं कि ऑलमोस्ट आपको कंटिन्यूस जैसे दिख रहे हैं। है तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, पर ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, या ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। बाउंड स्टेट्स के लिए तो आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है, पर अनबाउंड स्टेट्स जैसे स्कैटरिंग स्टेट्स होती हैं या आयनाइजेशन स्टेट्स होती हैं, वहाँ पे हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी मिलता है। तो चाहे तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ही हो, लेकिन अगर एनर्जी लेवल्स बहुत करीब हों, या ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हो, तो अगर एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, ज़रा हम उस केस में इस एनालिसिस को आगे बढ़ाएं। लेकिन उस एनालिसिस में भी हमारे पास दो कंडीशंस फुलफ़िल होनी ज़रूरी हैं। माना ये दो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, क्या कंडीशंस हैं? पहले तो हमने ये बोल दिया, ये रूल जो हम डिराइव कर रहे हैं या इससे आगे का एनालिसिस तभी अप्लाई होगा जब क्लोजली स्पेस लेवल्स हों। लेकिन उसके अलावा भी दो कंडीशंस और चाहिए। पहली कंडीशन, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स विद इन द मेन पीक। माना ये मेन पीक की विड्थ मेरी डेल्टा आई। अगेन आप ध्यान करें, ये फिगर जो मैं ये वाला फिगर बनाता हूँ, ये वाला,
इसको ऐसे में प्लॉट किया है, माना मेन पीक के अंदर बहुत सारी फाइनल स्टेट्स लाई कर रही हैं, ये मेन पीक, इसका सेंट्रल पॉइंट, इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स लाई कर रही हैं। ओके, तो पहली कंडीशन ये जरूरी है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स विद इन द मेन पीक। मेन पीक की विड्थ हमारी कितनी होती है, 2π/t से लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज़ की थी। मेन पीक प्लस 2π/t और माइनस 2π/t से के बीच लाई करती है, तो मतलब, और ओमेगा FI, अगर इस मेन पीक की विड्थ को अगर मैं डेल्टा E के टर्म में डिस्क्राइब करूँ तो मतलब डेल्टा E/h×, ओमेगा FI होता है डेल्टा E/h×, तो डेल्टा E/h× की वैल्यू 2π/t से कम होनी चाहिए। ओके, उसको आप वो ट्रांसफ़र करके लिखें तो आपका ये फैक्टर बन रहा है। ओके, दिस h×/t। हमारी जो मेन पीक है उसकी विड्थ तो कम हो लेकिन उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स फिर भी लाई कर रही हो। ओके, एक कंडीशन तो ये फुलफिल होनी ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिए, मैं लास्ट में थोड़ा डिस्कस करूँगा। जो हमारी विड्थ ऑफ मेन पीक है एनर्जी के टर्म में, उसका टाइम के साथ एक रिलेशन नज़र आ रहा है। आप इसे ऐसा देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, माना टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, आपने परटर्बेशन बहुत छोटे समय तक अप्लाई किया, माना 10⁻⁻5 सेकेंड, तो ये फैक्टर हो सकता है बहुत छोटा ना बने। ओके, तो मतलब डेल्टा ई क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है, आपकी पीक की विड्थ क्या हो सकती है, ज़्यादा। हम उस केस में इस एनालिसिस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस एनालिसिस के लिए ज़रूरी है हमारी जो मेन पीक है वो स्मॉल ही होनी चाहिए। ये अगले पॉइंट पे आ रहा है, तो ये टी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने समय तक आपने परटर्बेशन अप्लाई किया है, ये बहुत छोटा समय अंतराल नहीं हो सकता है। ओके, दूसरा पीक की विड्थ हम कम क्यों चाह रहे हैं, इसके आगे के एनालिसिस में हमको ये ज़रूरी है। हम ये कह रहे थे अगर अलग अलग फाइनल स्टेट्स हैं, माना इस ग्राफ में भी आप सोचें ये इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट F1 और दूसरी फाइनल स्टेट F2, इन दोनों के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट अलग अलग बनेगा। एक के लिए बनेगा F1H'(i) और एक के लिए बनेगा F2H'(i). इनिशियल स्टेट सेम है, परटर्बेशन सेम है, लेकिन अगर F1 और F2 स्टेट में बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग होगा। पर अब हम ये कह रहे हैं हमारा जो डेल्टा ई इंटरवल है ये बहुत छोटा है, मेन पीक के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, पर मेन पीक खुद बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, मेन पीक बहुत 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 छोटी हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हैं पर इतनी बड़ी पीक के अंदर नहीं है वो स्टेट्स। एक बहुत छोटी पीक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। बहुत छोटी पीक का मतलब अगर आप ऐसे में समझें, अच्छा ये एनर्जी का इंटरवल बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, एनर्जी का इंटरवल छोटा है। एनर्जी का इंटरवल छोटा होने का मतलब क्या है, सक्सेसिव स्टेट जो हैं F1, F2, F3 जो भी आप उनका नाम कहें, उनके वेव फंक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, और वेव फंक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा तो मैट्रिक्स एलिमेंट जो अलग अलग स्टेट्स के हैं उनमें भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। हम आगे का डिस्कशन केवल तब के लिए कर रहे हैं, पहले तो हमारे स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स क्या होनी चाहिए, क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस्ड का मतलब दो तरीके से हो सकता है, स्टेट्स डिस्क्रीट हों लेकिन बहुत नज़दीक हों, या स्टेट्स इन द कंटिन्यूम भी हो सकता है, स्टेट्स सीधे सीधे कंटिन्यूस हो। जो भी केस हो, एक तो एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपका पहले बल्कि इस कंडीशन को सोचिए आप, मेन पीक की हाइट बहुत कम चाहिए हमें, मेन पीक ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। मेन पीक ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं चाहिए, अगर मेन पीक ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि इस वाले का जो मैट्रिक्स एलिमेंट है और इस वाले का जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो लगभग बराबर होगा। हाँ, अगर पीक की हाइट बहुत कम है तो इस स्टेट और स्टेट में डिफरेंस तो है पर वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो मैट्रिक्स एलिमेंट भी लगभग क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसलिए हम पीक को बहुत वाइड नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पीक पतला होने के बावजूद उसके अंदर अभी भी लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं मेन पीक के अंदर केवल 4 स्टेट्स हैं, अब अभी भी लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, कंटिन्यूस होने के कारण लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स उसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो अब मैं जिस चीज़ की बात करूँगा वो करूँगा टोटल प्रोबेबिलिटी की। अब मैं कैलकुलेट करूँगा, बल्कि ये मैंने गलत लिख दिया, ये बाद में आएगा, पहले द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू ऑल स्टेट्स। किसी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके सारी पॉसिबल फाइनल स्टेट्स में जंप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब ये इनिशियल स्टेट है, अभी तक हमारा सवाल केवल ये था, अच्छा आई से F1 में जंप करने का चांस कितना है इसमें, या इसमें B में जंप करने का चांस कितना है, A बोलो B बोलो F1। अभी तक हम एक एक स्टेट के लिए सवाल पूछ रहे हैं। अब हमारा सवाल चेंज हो रहा है। अब हमारा सवाल ये है, आपके पास n नंबर ऑफ़ एटम्स थे किसी स्टेट में, माना आप एटम्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारे के सारे I स्टेट में थे।
आपने टी टाइम तक परटर्बेशन लगाया, उनमें से कुछ सिस्टम्स जंप कर जाएंगे। हम ये नहीं पूछ रहे किस स्टेट में जंप करेंगे। अब नंबर ऑफ सिस्टम्स जो आई स्टेट में रह गया n माइनस एप्सिलॉन, अभी भी ज़्यादातर सिस्टम तो ith स्टेट में ही होंगे, लेकिन एप्सिलॉन नंबर ऑफ सिस्टम्स जंप कर गए। मेरा इंटरेस्ट इस एप्सिलॉन में, ये एप्सिलॉन सिस्टम्स में से कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए। अब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके सारी पॉसिबल फाइनल स्टेट्स में जंप करने की जो प्रोबेबिलिटी है जरा वो निकालते हैं। ओके, द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू ऑल स्टेट्स। लेकिन मैं इसके बजाय इस फैक्टर पे कंसंट्रेट करूंगा, द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालूंगा टू ऑल दीज पॉसिबल नियर बाई क्लोजली स्पेस्ड फाइनल स्टेट्स। मैं कह तो ये रहा हूँ, इस फिगर के टर्म में आप सोचें, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से इस स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्लस ये वाली प्लस 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 सारी पॉसिबल फाइनल स्टेट्स में जंप करने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब इस ग्राफ के सब्सिडरी पीक्स का रोल आता है। अरे सब्सिडरी पीक तो ना के बराबर हैं, तो हम टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हैं, अगर मैं बाकी पीक्स को की हाइट को जीरो मान लूँ, मैं मानूँ ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ जीरो और केवल एक मेन पीक है और बाकी सब जगह जीरो, तो उस रिज़ल्ट और एक्चुअल रिज़ल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ये बाकी जो पीक्स हैं, इस पीक की हाइट 5% और इसकी 1.5% और बाकियों की तो और भी छोटा है। तो अगर हम इन ट्रांजिशंस को भूल भी जाएं जिनका असर ना के बराबर है, जो ना के बराबर हो रहे हैं, तो फिर भी हमारे आंसर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट को मैं फिर से रिटीरेट करूँगा, मैं टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ ऑल स्टेट्स पे, लेकिन उसके बजाय मैं सिंपली क्या निकालूंगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू ऑल दीज पॉसिबल फाइनल स्टेट्स। कौन सी वाली? इनिशियल स्टेट के बहुत नज़दीक जो एक कंटिन्यूम या क्लोजली स्पेस लेवल्स हैं, डेल्टा ई, मेन पीक के अंदर डेल्टा ई विड्थ के अंदर जितनी पॉसिबल फाइनल स्टेट्स हैं, केवल उनके अंदर जंप करने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। केवल यहाँ से और ये इस पीक के अंदर और इस साइड, इस पीक के अंदर जितनी स्टेट्स हैं इनमें जंप करने की प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे। ओके, कहेंगे हम उसे ये, लेकिन कैलकुलेट ये वाला करेंगे। केवल मेन पीक के अंदर जो टोटल स्टेट्स हैं उनमें जंप करने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। तो इसे मैं कहूँगा टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। टोटल का सेंस ये है, पर कैलकुलेट ये वाला करेंगे। इसको मैंने यहाँ थोड़ा क्लियरली करने की कोशिश की है। पी टोटल एट सम गिवन टाइम टी। पी टोटल से मेरा मतलब क्या है, एक इनिशियल स्टेट से जंप करके ऑल पॉसिबल फाइनल स्टेट्स, ऑल पॉसिबल फाइनल स्टेट मतलब मेन पीक और बाकी सारी पीक्स भी, सबके अंदर जंप करने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूँगा। ओके, लेकिन हम एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सब्सिडरी पीक्स को अगर भूल जाएं, उनकी हाइट जीरो के बराबर है ऑलमोस्ट, पी से हम इनिशियल स्टेट से जंप करके समेशन एफ, बहुत सारी फाइनल स्टेट्स में, समेशन एफ का मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3, कई फाइनल स्टेट्स के ऊपर जंप करने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी फाइनल स्टेट्स विद इन डेल्टा ई। डेल्टा ई हमारे मेन पीक की विड्थ है, मेन पीक के अंदर जो वो है हम केवल उसके लिए एडिशन करेंगे। तो ये और ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। कह तो मैं ये रहा हूँ, मैं सारी स्टेट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहा हूँ, पर लास्ट में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं केवल यहाँ से यहाँ तक का एडिशन करूँगा। इतना पार्ट नहीं भी ऐड किया, ज़्यादा गलती नहीं होगी। तो मैं जो ये मैंने लिखा है आई टू समेशन एफ, एक तो मैंने लिखा है आई टू ऑल एफ, उसका मतलब तो सारी की सारी फाइनल स्टेट्स, आई टू समेशन एफ और एफ विद इन, इस वाले में मैंने लिखा है विद इन डेल्टा ई, मतलब फाइनल स्टेट्स केवल यहाँ से यहाँ वाली। तो चाहे ये वाला सम निकालो चाहे ये वाला सम निकालो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू ऑल फाइनल स्टेट्स ये सम होगा। मैंने ये वाला एक्सप्रेशन क्यों लिया? मैं किसी पर्टिकुलर फाइनल स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मेरे ये वाले जो मैंने अजम्पशन लिए थे ये काम में आते हैं। अगर मेरी मेन पीक की विड्थ बहुत कम है, मेन पीक की विड्थ हमने कम क्यों ली थी? ताकि ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट का वेरिएशन है किसी F1 स्टेट या F2 स्टेट या F3 स्टेट, जो सारी की सारी मेन पीक के अंदर लाई कर रही हैं, उनके लिए वेरिएशन क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। वेरिएशन नेग्लिजिबल होने का मतलब उन सारी स्टेट्स के लिए ये फैक्टर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आप ये तो नहीं कह सकते हैं किसी भी समय कि इस स्टेट के लिए जो मैट्रिक्स एलिमेंट है आई और एफ के लिए और इस स्टेट के लिए जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये बराबर होगा। लेकिन अगर ये मेन पीक बहुत सक्रिय है तो उसके अंदर की सारी स्टेट्स के लिए तो आप मैट्रिक्स एलिमेंट को कभी ना कभी तो कांस्टेंट मान सकते हैं। कभी ना कभी मतलब देर सवेर तो पीक की हाइट इतनी कम हो जाएगी कि उसके अंदर मैट्रिक्स एलिमेंट का वेरिएशन क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो हम वही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सारे के ऊपर सम लिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता है बाहर की पीक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं केवल मेन पीक के अंदर सम करूँगा। और मेन पीक इतनी छोटी हम बना चुके हैं कि ये वाला फैक्टर क्या है अब? कांस्टेंट। मतलब ये समेशन के अलग अलग टर्म्स में वेरी नहीं हो रहा है, तो ये समेशन से क्या आ जाएगा? बाहर। 4 का फैक्टर कांस्टेंट बाहर,
मैट्रिक्स एलिमेंट को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पी कितनी छोटी है ये बाहर आ गया, एच क्रॉस स्क्वायर। बाकी हाँ, दिस फैक्टर और दिस फैक्टर का आपको सम करना पड़ेगा। मेन पीक के अंदर भी ओमेगा एफ आई का फैक्टर हर स्टेट के लिए वेरी कर रहा है। मेन पीक बहुत छोटी है, अब मेन पीक ये है ये, लेकिन F1, F2, F3, F4, F5, F6 इन सब के लिए मुझे सम करना है। मैट्रिक्स एलिमेंट तो मैंने सब के लिए सेम ले लिया, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है साइन स्क्वायर और अपॉन ओमेगा एफ आई स्क्वायर वाला, ये वाला फैक्टर तो सब के लिए अलग अलग होगा, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मॉड एच डैश एफ आई जो है उसको मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया है विद इन डेल्टा ई। ओके, तो पीक की विड्थ को कम लेने का सेंस ये था, वो जो एजम्पशन हमने लिया है यहाँ पे वो इसलिए लिया है। अच्छा, और अगर हमारे एनर्जी स्टेट्स क्या हैं, बहुत क्लोज या कंटिन्यूस हैं, तो आप समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। पर इंटीग्रेशन किस तरह से रिप्लेस होगा आप इंटीग्रेशन जो रिप्लेस होगा समेशन एफ की जगह, इंटीग्रेशन रो ई एफ डी एफ। ये रो ई एफ वही है जो हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कंप्यूट किया था, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। ये अब ये मेन पीक के अंदर ये हैं, मेन पीक को मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ एनर्जी इंटरवल में, माना ये मेरी पूरी मेन पीक है डेल्टा ई इंटरवल के, इसके अंदर एक छोटा सा एनर्जी इंटरवल ई एफ से लेकर ई एफ प्लस डी एफ, ई फाइनल कोई और उससे थोड़ा ऊपर एक छोटे से एनर्जी इंटरवल डी एफ में कुल मिला के कितनी स्टेट्स होंगी। अगर इस लोकेशन पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रो ई एफ है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी का फंक्शन होता है, अगर इस छोटे इंटरवल में डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स रो ई एफ है, तो इस छोटे इंटरवल के अंदर कितनी स्टेट्स अवेलेबल होंगी, रो ई एफ इंटू टी एफ। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को खुद उस एनर्जी की विड्थ से मल्टीप्लाई करो, तो ये इस छोटे से इंटरवल में जितनी स्टेट्स हैं इनमें से हर एक स्टेट का कंट्रीब्यूशन इस टाइप का है। तो अगर इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूरे रीजन के ऊपर इंटीग्रेट कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगर स्टेट्स कंटिन्यूस लेने का यही एडवांटेज है, मैं इस समेशन को एक इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ एक रो ई एफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशन आएगा। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशन हमने स्टैंडिंग वेव्स या पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए कैलकुलेट किया था। अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग बनता है, ऐसा नहीं कि हर एक्सप्रेशन हर सिस्टम के लिए वही वाला एक्सप्रेशन बनेगा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब था वो केवल स्टैंडिंग वेव्स के लिए था, लेकिन किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो कोई भी सिस्टम है, आप किसी हाइड्रोजन एटम्स को आयनाइज कर रहे हैं या स्कैटरिंग कर रहे हैं या न्यूक्लियर डीके है, किसी भी सिस्टम के लिए आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपके पास होगा। तो जो भी आपका रेलिवेंट सिस्टम है उसके एनर्जी स्पेस कितने क्लोजली सिचुएटेड हैं, बेसिकली वो ये बता रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको पता है सिस्टम की, तो जो ये समेशन है उस मेन पीक के अंदर जो हमें समेशन करना है, उस समेशन को मैं इस इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ। 4 मॉड एच डैश स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर और साथ में रो ई एफ डी एफ। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और चीज़ की है, रो ई एफ को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले दिया। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वैसे एनर्जी का फंक्शन होता है, मतलब इस मेन पीक के अंदर भी यहाँ पे रो की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, मतलब ये रो इस इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं है। पर फिर से हम वही आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, होने को तो ये एच डैश भी पूरे सारी फाइनल स्टेट्स के लिए सेम नहीं था, एग्जैक्टली बराबर नहीं था, पर अगर मेन पीक की विड्थ बहुत कम है तो इसके वेरिएशन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स के लिए इसका वेरिएशन इतना स्मॉल है कि उसे भूल सकते हैं, पूरे में कांस्टेंट मान सकते हैं। वही आइडिया हम यहाँ भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि रो की वैल्यू इस पीक के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो, पर अगर अगेन इस पीक की विड्थ बहुत कम है तो उस रो के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के एक्सप्रेशन का जो वेरिएशन है उसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने का मतलब रो ई एफ को कांस्टेंट ट्रीट किया, तो यहाँ पे रो ई एफ हैज़ बीन ट्रीटेड कांस्टेंट विद इन द एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई। एच डैश को भी कांस्टेंट ट्रीट किया, मॉड एच डैश को भी और इसको भी, ये बाहर आ गया। तो अब आपका जो इंटीग्रल बचा साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी बाई 2 ओमेगा एफ आई स्क्वायर और डी एफ का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा ई। मेन पीक के अंदर ये वाला इंटीग्रेशन कर दो बस। अब अगेन यहाँ पे जो हमने स्टेप किया था हम उसका अपोजिट स्टेप करेंगे। अपोजिट स्टेप से मतलब क्या है यहाँ पे हमने जो वो किया था, हमने कहा था मेन पीक के अलावा तो बाहर तो कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, तो हमने उसे छोड़ दिया था। अब की बार फिर से वही आइडिया, हम अपना सारा समेशन या अब इंटीग्रेशन मेन पीक के अंदर कर रहे हैं, पर मेन पीक के बाहर तो कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को बाकी रीजन में भी कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर का समेशन या इंटीग्रेशन किया या नहीं किया उससे कोई फ़ायदा, हमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो अगेन मैं अब इस इंटीग्रेशन को केवल मेन पीक के अंदर नहीं करूँगा, पूरे रीजन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कर दूँगा। उसका फ़ायदा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर ये इंटीग्रल किया जाए
ये बड़े आराम से एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये मेन पीक की लोकेशंस देखनी पड़ेगी कि उसकी डेल्टा ई की वैल्यू या ई एफ की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, पीक के एक एज पे कितनी है और पीक के दूसरे एज पे, तभी भी इस इंटीग्रल को इन प्रिंसिपल किया जा सकता है। बट अगर मैं आइडिया ये है, पहले हमने ओरिजिनल कर्व ये था, मेन पीक के अलावा बाकी कर्व, हमने ये कहा नहीं बाकी जगह ये कर्व ऑलमोस्ट जीरो है, केवल मेन पीक है ये, फिर हमने समेशन को रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन अभी भी हम इस कर्व के ऊपर ही कर रहे हैं, यहाँ जीरो, लेकिन बाद में हम कह रहे हैं नहीं, इंटीग्रेशन को हम केवल यहाँ से यहाँ ना करें, इंटीग्रेशन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कर देते हैं। क्यों? इसके बाहर तो एक फंक्शन वैसे भी क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अगेन फिर से हम दिस इंटीग्रेशन को ताकि इजीली परफॉर्म कर सकें, इंटीग्रेशन को पूरे रीजन के ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं। एज द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज प्रैक्टिकली जीरो आउटसाइड डेल्टा ई, दैट इज द मेन पीक, वन कैन सेफली एक्सटेंड द इंटीग्रेशन लिमिट्स। इंटीग्रेशन लिमिट्स किसके ऊपर होंगी? ओमेगा एफ आई। अभी मैं इस इंटीग्रेशन को एनर्जी के टर्म में, इंटीग्रेंड को ओमेगा एफ आई के टर्म में लिख दूंगा। तो ओमेगा एफ आई की लिमिट्स हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगेन ये पूरे रीजन में इंटीग्रेशन करेंगे, ओमेगा एफ आई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ऑल पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर। ओके, डी एफ और ओमेगा एफ आई में क्या रिलेशन होगा? ओमेगा एफ आई है ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच क्रॉस, एच क्रॉस का फैक्टर इधर ले आओ, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल ले लो, एच क्रॉस कॉन्स्टेंट डी ओमेगा एफ आई इज इक्वल टू डी ई एफ माइनस इनिशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इनिशियल स्टेट फिक्स्ड है, इनिशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल जीरो। तो डी ई एफ जो है उसकी जगह एच क्रॉस डी ओमेगा एफ आई। अगर आप इंटीग्रेशन फाइनल एनर्जीज़ के बजाय इंटीग्रेशन का वेरिएबल ओमेगा एफ आई बनाते हैं तो साथ में एक एच क्रॉस का फैक्टर आएगा। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अपने साथ इंटीग्रेंट जो लाया था डी ई एफ था, तो उसकी जगह अगर आप ओमेगा एफ आई लाएंगे तो एक एच क्रॉस का फैक्टर एक्स्ट्रा, दिस एच क्रॉस का फैक्टर यहाँ एक एच क्रॉस को कैंसिल करेगा, तो ये एक्सप्रेशन बन गया अब टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल स्टेट्स। किसी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके सारी स्टेट्स में जो ट्रांजिट करने की प्रोबेबिलिटी है, अब हम एक एक स्टेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारी स्टेट्स में ट्रांजिट करने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो ये रही, ये इंटीग्रल, एच क्रॉस बाहर ले लो। ये इंटीग्रल करना बड़ा आसान है, ओमेगा एफ आई इंटू टी बाई टू को अगर आप एक्स रख दें तो साइन स्क्वायर एक्स, और इसे भी आप एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, वो करके, और यहाँ भी आप चेंज ऑफ वेरिएबल करें तो लास्ट में ये इंटीग्रल केवल इतना बचता है, साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल दिस। ये इंटीग्रल को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर हमने इसीलिए किया था, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। इनफैक्ट आपने पिछले सेमेस्टर्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और ये इंटीग्रल सिंपली पाई के बराबर होता है। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू ऑल पॉसिबल फाइनल स्टेट्स, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, इन कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ड्यू टू अ कांस्टेंट परटर्बेशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस, द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एट एनी गिवन टाइम टी टू पाई अपॉन एच क्रॉस मॉड एच डैश एफ आई स्क्वायर रो ई एफ इंटू टी। टी का केवल एक फैक्टर बाहर आ रहा है, यहाँ आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक टी स्क्वायर बनेगा, लेकिन एक टू बाई टी भी बनेगा, एक टी की पावर कैंसिल होगी, टी। द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ साइनसोइडली वेरी करती है। जो स्टेट्स एनर्जी में बहुत करीब होते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी टाइम स्क्वायर के साथ इंक्रीज़ करती रहती है, बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करती है। पर अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ये दो कंडीशंस, मेन पीक बहुत छोटी हो पर मेन पीक के अंदर फिर भी बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेट्स हों, तो तब सारी पॉसिबल स्टेट्स में जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ मोनोटोनिकली इंक्रीज़ कर रही है। ये फैक्टर, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एच डैश एफ आई को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है, वैल्यू निकाल लेंगे, रो ई एफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के एक्सप्रेशन को कांस्टेंट, सम कांस्टेंट इनटू टाइम, टाइम बढ़ेगा 1 सेकंड कांस्टेंट इनटू 1, टाइम 2 सेकंड कांस्टेंट इनटू 2, टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? अब मैं फाइनल स्टेट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कौन सी फाइनल स्टेट इसका तो सवाल ही नहीं है, अब केवल ये है, ये एक इनिशियल स्टेट है, इसमें माना थे आपके n नंबर ऑफ सिस्टम्स थे इस स्टेट में, 1 सेकंड बाद अगर इनका नंबर n माइनस एप्सिलॉन रह गया, माना एप्सिलॉन सिस्टम्स अलग अलग जगह जंप कर चुके हैं, तो 2 सेकंड बाद ये नंबर n माइनस 2 एप्सिलॉन रह जाएगा, और 3 सेकंड बाद n माइनस 3 एप्सिलॉन। प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है। तो ये तो सारी पॉसिबल स्टेट्स में जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है टी के प्रोपोर्शनल है। ओके, दिस द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज मोनोटोनिकली, क्या लीनियरली लिखना चाहिए था मुझे यहाँ,
लीनियरली इंक्रीज कर रही है, लीनियरली विद टाइम सब्जेक्ट टू द कंडीशंस बोथ। लेकिन ये रिजल्ट्स तब हैं जब ये कंडीशन, लेकिन ये कंडीशंस बहुत सारी जगह बहुत ईजिली आपको अप्लाई होती हुई दिखती हैं। तो ये वाला रिजल्ट बहुत जगह अप्लाई होता है। ओके दिस, अब ये टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो अब मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम की बात करूंगा। एक सेकंड में ट्रांजिशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये टाइम के साथ ये फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो पर सेकंड प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर कैसा है। तो अगर मैं टी से डिवाइड कर दूँ, या टी का फैक्टर यहाँ ले आऊँ, तो उसी चीज़ को हम कहेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम या ट्रांजिशन रेट। रेट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ के साथ। तो प्रॉपर नाम वैसे यहाँ भी बोलना चाहिए ट्रांजिशन रेट विद टाइम, लेकिन कई बार हम ट्रांजिशन रेट भी कह सकते हैं। तो ट्रांजिशन रेट का मतलब है इस टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को टी से डिवाइड कर दो, पी डॉट मतलब पी टोटल अपॉन टी, या जैसे मैंने पहले कहा था इसे हम कहेंगे गामा। टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू ऑल, अब ये एफ आई का मतलब है ऑल पॉसिबल फाइनल स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट। तो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये वाला फैक्टर। ये जो रूल है इसे कहा जाता है फर्मीज गोल्डन रूल। ओके, ये किस चीज़ के लिए है, ट्रांजिशन रेट। ये एक्सप्रेशन हमें ट्रांजिशन रेट दे रहा है, और ये भी हमने कांस्टेंट पर्टर्बेशन के लिए किया है। बाद में हार्मोनिक पर्टर्बेशन के लिए भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सप्रेशन मिलेगा, तो वहाँ भी उसे फर्मीज गोल्डन रूल ही कहेंगे। तो कांस्टेंट पर्टर्बेशन के लिए आप देख रहे हैं जो ट्रांजिशन रेट है उसका हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन रेट फॉर ए कांस्टेंट पर्टर्बेशन। लेकिन ये भी कब है, जब स्टेट्स की एनर्जी ई आई के नज़दीक हो। ई आई के नज़दीक क्यों, हमने मेन पीक की बात की केवल, बाद में उसे एक्सटेंड किया सब जगह, पर मेन फोकस हमारा मेन पीक पे था। मेन पीक, और वो भी बहुत कम विड्थ की होने का मतलब फाइनल स्टेट्स बेसिकली जो हैं वो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी स्टेट के क्या हैं, बहुत करीब। तो अगर आप ऐसे ट्रांजिशंस पे ध्यान दे रहे हैं, और केवल एक नहीं सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस, लेकिन वो सारे के सारे इनिशियल एनर्जी के बहुत नज़दीक हैं, तो जो टोटल ट्रांजिशन रेट होता है वो इस प्रकार के एक्सप्रेशन से आप इवेलुएट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन जब इनिशियली डिराइव किया गया, ओके, ये इतनी सारी जगह यूज़ किया गया और बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया, जैसे एटॉमिक ट्रांजिशंस में, एटॉमिक ट्रांजिशंस के रेट के लिए, या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आप जानते हैं स्पेक्ट्रल लाइन किसी ट्रांजिशन के कारण बनती है, एफ से आई में या आई से एफ में, जो भी आप कहें। तो अब अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन आपको स्पेक्ट्रम में डार्क दिख रही है, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी की, और कोई लाइट दिख रही है कम इंटेंसिटी की, तो इसका मतलब ये वाले ट्रांजिशन ज़्यादा हो रहे हैं और ये वाले ट्रांजिशन क्या हो रहे हैं, कम या ज़्यादा होने का मतलब इसके ट्रांजिशन का रेट ज़्यादा है और इसके ट्रांजिशन का रेट क्या है, कम। तो जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है बेसिकली वो इस ट्रांजिशन रेट से कंट्रोल होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को समझने के लिए आपको ये ट्रांजिशन रेट्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, और ये किए जाते हैं। तो ये एटॉमिक ट्रांजिशंस के रेट के लिए, स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर डिके रेट्स, किस दर से न्यूक्लियस अलग अलग तरह से डिके कर रहा है, फाइनल स्टेट्स किस प्रकार की हैं, वहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, अलग अलग चैनल से किस तरह से रिएक्शंस हो रही है वहाँ पे। तो इस रूल को इतनी जगह यूज़ किया जाता है कि इसीलिए फर्मी ने इसे कहा फर्मीज गोल्डन रूल। नाम शायद किसी और ने दिया था, फर्मी ने डिराइव किया था, और फिर किसी ने कहा था अरे ये तो एक गोल्डन रूल है, इतनी सारी जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी है और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सो दिस इज़ अ गोल्डन रूल। तो इसे फर्मीज गोल्डन रूल। इनफैक्ट लिटरेचर में फर्मीज गोल्डन रूल नंबर 1 और 2 दो अलग अलग तरह से आते हैं, बट हम इसे ही सिंपली हम फर्मीज गोल्डन रूल कहेंगे। दिस इज़ फर्मीज गोल्डन रूल। फर्मीज गोल्डन रूल क्या है, रेट ऑफ ट्रांजिशन के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है, उसे फर्मीज गोल्डन रूल कह रहे हैं। ठीक है, हमने कांस्टेंट पर्टर्बेशन के लिए किया है, बाकी पर्टर्बेशन के लिए भी डिराइव किया जा सकता है विद दीज अजम्पशंस। आप ध्यान रखें ये इन अजम्पशन के साथ हमारे पास आया है। ओके दिस। अच्छा, टी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। टी का मतलब कितने समय तक आपने पर्टर्बेशन अप्लाई किया है। एक्चुअली टी पे एक अपर बाउंड भी आती है, एक लोअर बाउंड भी आती है। टी बहुत छोटा भी नहीं हो सकता है और टी बहुत लार्ज भी नहीं हो सकता है। पहली चीज़, टी बहुत छोटा नहीं हो सकता, क्यों? इस डेरिवेशन में हमने कहा है मेन पीक की हाइट बहुत कम होनी चाहिए। मेन पीक की हाइट कम क्यों होनी चाहिए? अरे जो हमने कैलकुलेशन की उस कैलकुलेशन में अगर मेन पीक की हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो मैट्रिक्स एलिमेंट यहाँ और यहाँ और यहाँ उसका वेरिएशन इतना ज़्यादा हो जाएगा हम उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकेंगे। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, उसे भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकेंगे, और हमने इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। तो ये ज़रूरी है कि मेन पीक की हाइट क्या हो, बहुत कम। अब मेन पीक की जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो +2π/t और -2π/t पे होते हैं। तो अगर t बहुत छोटा होगा, अगर आपको पीक को छोटा करना है तो टाइम को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने माना पर्टर्बेशन अभी ऑन किया और बहुत छोटे समय बाद आप सवाल पूछ रहे हैं टी बहुत छोटा है, अभी पर्टर्बेशन ज़्यादा समय तक ऑन नहीं है, टी बहुत स्मॉल है, तो पीक क्या होगी, बहुत वाइड। तो हमने जो एक कंक्लूजन निकाला है, ये पीछे का रिजल्ट तो ठीक रहेगा, पर ये वाला जो हमने फर्मीज गोल्डन रूल निकाला है ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम।
ओके तो फर्मी गोल्डन रूल अप्लाई करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एक बार कि भाई किस लिमिट में हमारा टाइम हो सकता है। तो टाइम बहुत छोटा भी नहीं हो सकता। अब मैं उस कैलकुलेशन को आगे नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिकली वो कंडीशन ये है, ओमेगा एफ आई की वैल्यू जो है 2π/t से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो t बहुत छोटा नहीं हो सकता है। ओके क्योंकि उसका रीज़न ये है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है, क्योंकि हमने रो और एच डैश को मेन पीक जिसकी विड्थ डेल्टा ई है उसके अंदर कांस्टेंट ट्रीट करके यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन टी आपका बहुत लार्ज भी नहीं हो सकता है। उसका रीज़न, पर्टर्बेशन थ्योरी की हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वैलिडिटी का फॉर्मूला नहीं निकाला, पर फिर भी मैंने शुरू से और आपको पता भी है पर्टर्बेशन थ्योरी हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब पर्टर्बेशन पार्ट है ऑफ हैमिल्टोनियन बाकी अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के मुकाबले बहुत स्मॉल हो। अगेन ऑपरेटर लेवल पे ये चीज़ कहने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, मैट्रिक्स एलिमेंट के टर्म में कहना चाहिए। मैट्रिक्स एलिमेंट का कंपैरिजन आप अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल के डिफरेंस से कर सकते हैं, बट स्टिल लेट मी गो विद दिस कि पर्टर्बेशन स्मॉल होना चाहिए। स्मॉलनेस का मतलब क्या है? एच डैश अगर स्मॉल होगा तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में, वो खुद क्या बनेगी? बहुत छोटी। इस चीज़ को देखिए यहाँ जहाँ से हमने आज का केस स्टार्ट किया, हम माना फर्स्ट ऑर्डर तक की कैलकुलेशन करें तो इसमें भी एच डैश का स्क्वायर आता है। एच डैश अगर स्मॉल है, इसके मैट्रिक्स एलिमेंट स्मॉल हैं, तो ये टर्म बहुत छोटा है। मतलब किसी इनिशियल स्टेट्स पे किसी फाइनल स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम, फर्स्ट ऑर्डर में। और सेकंड ऑर्डर में जाएंगे तब तो एच डैश की पावर 4 और भी छोटे टर्म्स आएंगे। तो ये आई से एफ में जंप करने की प्रोबेबिलिटी कम है। एच डैश स्मॉल होना चाहिए पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए, एच डैश स्मॉल होना चाहिए। एच डैश मतलब मैट्रिक्स एलिमेंट स्मॉल होना चाहिए। तो मतलब ये पर्टर्बेशन थ्योरी के दायरे में रह के अगर काम करना है तो ये टर्म्स क्या होने चाहिए? स्मॉल। और केवल एक स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में जंप करने की प्रोबेबिलिटी नहीं, अगर सारी फाइनल स्टेट्स के ऊपर सम भी कर दें, यहाँ तो एक आई से एक एफ में जंप करने की प्रोबेबिलिटी, 7वें से और माना 11वें में जंप करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या होनी चाहिए? स्मॉल। लेकिन केवल 7वें से 11वें नहीं, 7वें से 8वें में, 7वें से पहले में, 7वें से 20वें में, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी? बहुत स्मॉल। तभी आप पर्टर्बेशन थ्योरी के रिजल्ट्स पे यकीन कर सकते हैं। और अगर इन स्मॉल प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड भी कर दें ऑल पॉसिबल फाइनल स्टेट्स के ऊपर, अगर ये सम भी कर दें, तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 से 11th में जंप करने की प्रोबेबिलिटी 0.0001%, किसी और में जंप करने की प्रोबेबिलिटी भी इसी ऑर्डर की। तो ऐसी सारी स्टेट्स के ऊपर अगर आप सम भी कर देंगे तो वो नंबर भी 1 के मुकाबले, 100% के मुकाबले बहुत 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 स्मॉल होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एक डैश लगाया है। डैश का मतलब है आप एक्सक्लूड द ट्रांजिशंस टू इनिशियल स्टेट। इस सम में आप आई टू आई वाला ट्रांजिशन नहीं लेंगे, उसे अब मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट आप उसे इस टर्म में सोच सकते हैं। 7th स्टेट से स्टार्ट किया तो 7th स्टेट के लिए कोफिशिएंट इनिशियली 1 होता है और बाद में 1 से थोड़ा ही कम होता है। अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है जो इनिशियली 7th स्टेट में था, तो पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद भी उस 1 मोल में से ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं या ज़्यादातर सिस्टम्स हैं वो इनिशियल स्टेट में रहेंगे। बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम्स हैं जो बाकी स्टेट्स में ट्रांजिशन करेंगे। तो इसलिए इस सम में हमने इनिशियल स्टेट में जो ट्रांजिशंस हैं वो नहीं लेना है, इनिशियल टू इनिशियल ट्रांजिशंस अगर उन्हें कहें वो वाले नहीं। तो बाकी सारी फाइनल स्टेट्स के ऊपर अगर मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर दूं तो ये नंबर भी क्या होना चाहिए? 1 से बहुत कम। और PI2F कितना होता है? मॉड AF1T²। ठीक है, मॉड AF1T² टाइम के साथ ये समेशन ग्रो करेगा। सारी स्टेट्स के ऊपर अगर आप इस सम को करेंगे, ये सम टाइम के साथ ग्रो करेगा। आप यहीं पे देख लें, ये कुछ खास कंडीशंस में ऑब्टेन्ड है, पर आप देख सकते हैं ये टोटल प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ ग्रो कर रही है। इंडिविजुअल एक एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी साइनसोइडली वेरी करती है, नियर बाई स्टेट्स के लिए T² से बढ़ती है, पर सारी स्टेट्स के लिए अगर ऐड करें तो ये प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ बढ़ती है। तो आप सोचें, अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर वेट करेंगे, T वेरी वेरी लार्ज, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, आवर्स, डेज, बहुत लंबा आपने टी ले लिया, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत लार्ज। लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ये सम, पर्टर्बेशन थ्योरी के रिजल्ट पे तभी यकीन कर सकते हैं जब ये टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल सम भी 1 से बहुत कम हो। तो मतलब टी आप बहुत सुपर लार्ज भी नहीं ले सकते हैं। तो ये टाइम पे ये रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। पर्टर्बेशन थ्योरी और फर्मीज गोल्डन रूल जब हम अप्लाई कर रहे हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी बहुत लंबा टाइम इंटरवल पे एप्लीकेबल नहीं होगी और फर्मीज गोल्डन रूल बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो यहाँ से आपकी दोनों तरफ से कंस्ट्रेंट आती है। जब आप फर्मीज गोल्डन रूल खासकर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका टाइम जो है वो कहीं बहुत स्मॉल भी ना हो और कहीं बहुत लार्ज भी ना हो। इतना स्मॉल ना हो कि इस लिमिट को वायलेट कर रहा है और इतना लार्ज ना हो जाए कि पर्टर्बेशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही वायलेट कर रहा है, बेसिक उसके जो आइडिया है उसकी को वायलेट कर रहा है। तो आपका जो टाइम है पर्टर्बेशन जिस समय तक आपने ऑपरेट किया है, दैट मस्ट बेटर फॉलो दीज 2 कंडीशंस। ओके,
सो विद दिस स्लाइटली लॉन्ग लेक्चर आई वुड लाइक टू पॉज फॉर द डे. इस लेक्चर को आप चाहे तो 2 पार्ट्स में 2 ब्रेक करके फिर से एक बार और देखिएगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है हार्मोनिक पर्टर्बेशन, वो ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे चलेगा. तो कई बार मैं मैथमेटिक्स सीधे यहाँ की कॉपी कर लूँगा, केवल ओमेगा की जगह ओमेगा डैश टाइप की एक चीज़ आ जाएगी, ओमेगा की जगह एक दूसरा ओमेगा आ जाएगा. बाकी मैथमेटिक्स और सारे डिस्कशन हमारे सेम चलेंगे. तो इसलिए इसको आप ये सोचिए, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी इसने सपोर्टिंग की तरह काम करना है. सो गो थ्रू दिस वेरी वेरी केयरफुली. सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीबॉडी.